फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एग्जाम जो होता है अगर सिर्फ फोकस करना है विषय पर, एक आपका प्रीलिम्स, ठीक है, फिर मेंस और इंटरव्यू। बहुत सारे एग्जाम्स आपके ऐसे भी होते हैं जिसमें सिर्फ प्रीलिम्स और इंटरव्यू होता है, जैसे यूपीएससी के कुछ एग्जाम्स होते हैं आपके लिए एडवाइजर की एग्जाम में करके, वहां पर सिर्फ आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेंस जहां पर भी होगा ना, इसका मतलब वहां पर है कि आपका थ्योरेटिकल को चेक कर रहे हैं। प्रीलिम्स मींस ऑब्जेक्टिव, उसका क्या मतलब होगा, आप लोगों को क्या याद रखना है, आप लोगों को वेयर एट वर्ड टू वर्ड याद है। प्रीलिम्स मींस के वेयर एट में क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप ऐसे बेसिकली, मैं टोटली तो नहीं कहूंगी लेकिन 70%, क्योंकि ना क्या होता है, आप लोगों ने सुना हो शायद कभी ग्रेजुएशन में ना कि कहीं कहीं जगहों पर क्या होता है कि ग्रेड डलती है। पेपर में एक क्वेश्चन गलत था, एक क्वेश्चन गलत होने की वजह से रेड डल जाती है वहां पर। तो वहां पर क्या होता है, या तो बहुत सालों तक वो केस चलता है, कुछ 1 महीना 2 महीना, या हाई कोर्ट ऑफ केयर ट्रेंड जो चल रहा है, लेटेस्ट ट्रेंड जो है, डिसमिस कर देती है, ठीक है, या उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है कि ठीक है 2 मार्क्स दे दो, सबको दे दो, या तो अगर सबको दे रहे हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अगर लेकिन जिनका गलत था उनका सही किया, या सही था उनका गलत किया, तो मेरिट फर्क पड़ जाता है। लेकिन इसमें एक बात होती है कि जो ऑलरेडी प्रीलिम्स क्लियर कर जाते हैं ना, उनको दोबारा से उनको आउट नहीं करते। अगर मान लो 354 पे आपकी मेरिट क्लियर हो गई है, 500 मार्क्स का पेपर होता है, अगर हम हरियाणा जुडिशरी की बात करेंगे ना, 500 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, क्वेश्चन कितने आते हैं, 125। इसमें क्या होता है, आपके 5 ऑप्शन आती है, 5 ऑप्शन में लास्ट वाली ई आती है, आजकल नया नन ऑफ द अबव। इसमें ये कह देते हैं कि ये वाली आपको सिलेक्ट करनी है। अगर आपने कहीं पे भी नहीं किया, 10 क्वेश्चन तो आपके खाली रह गए, तो डिस्क्वालीफाई कर दो। ये नया ट्रेंड चलने लग गया, पहले ये होती थी 4 ऑप्शन आ रही है, उसमें से कोई भी सिलेक्ट कर। हरियाणा और पंजाब का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, फर्क कहां पे आता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ये पंजाब में हरियाणा में, पंजाब कोर्ट्स और हरियाणा कोर्ट्स का नाम एक ही है, पंजाब कोर्ट्स एक्ट है, उसमें हरियाणा में अलग एप्लीकेबल होता है, पंजाब पे अलग एप्लीकेबल होता है, एक ये फर्क है, ठीक है। और दूसरा आपका आता है रेंट कंट्रोल एक्ट, पंजाब का अलग, अब यहाँ का हरियाणा में अगर कुछ लग रहा है तो हरियाणा का रेंट कंट्रोल एक्ट लगेगा, पंजाब में कुछ लग रहा है तो पंजाब का रेंट कंट्रोल एक्ट लगेगा वो। लेकिन बाकी सारे अगर आप लोगों ने हरियाणा और पंजाब को फोकस करते हो, सारी की सारी जो तैयारी रहेगी ना आपकी सेम रहेगी। अब मेंस की अगर हम बात करते हैं, मेंस में क्या क्या होता है, कुछ सुना है कभी? मेंस का ना ये पेपर शुरू करते हैं दोपहर से, सैटरडे का, सॉरी फ्राइडे से। पहला पेपर सिविल लॉ 1, ठीक है, फिर अगले दिन आपका आता है सैटरडे को सिविल लॉ 2, उसके बाद हिंदी या इंग्लिश, अगले दिन क्रिमिनल, फिर हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। लास्ट वाला पेपर जनरली हिंदी होता है, ठीक है, 2.5 दिन में आप लोगों का पेपर होता है। अब कभी कभी हम ये सोचते हैं कि मेंस की तैयारी हम तब करेंगे जब हमारा प्रीलिम्स हो जाएगा, बिल्कुल हम फोकस होता है इस बात पे कि पहले भाई प्रीलिम्स तो हो जाए, प्रीलिम्स हो जाएगा तभी तो मेंस की तैयारी करेंगे ना। अब क्या बात होता है, हो सकता है आप प्रीलिम्स में बड़े वीक हो और मेंस में बहुत अच्छे, ठीक है। अगर आप प्रीलिम्स में बहुत वीक हो तो पहली बार जब आपका प्रीलिम्स हो जाए, क्योंकि हम वीक है, मेरा प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा, तो मेरा प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा, भगवान एक बार प्रीलिम्स निकाल दे, अगर एक बार प्रीलिम्स आपका निकलता है लेकिन आप राइटिंग स्किल्स में बहुत अच्छे हो, तो आपकी वो राइटिंग स्किल बड़ी इक्विप्ड रहनी चाहिए, अच्छी रहनी चाहिए कि पहली बार ही आप निकल गए। अब लेकिन आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होते हुए भी आपने अगर उसे यूटिलाइज नहीं किया, तो फिर वहां पे आप मेंस में ही रह जाओगे। अब मेंस प्रीलिम्स जो है सिर्फ आपका क्लियर करता है कि आपको नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचाएगा, उसके मार्क्स नहीं ऐड होंगे कभी, लेकिन जो आपका मेंस है उसके मार्क्स आपके ऐड होते हैं इंटरव्यू के साथ, ये टोटल मेरिट बनती है। अगर आपने मेंस में अच्छा कर दिया और इंटरव्यू में थोड़ा हल्का भी कर दिया, एक बार मतलब पिछली बार या उससे पिछली बार पंजाब का जो पेपर हुआ था उसमें एक बच्चे के 2 मार्क्स के इंटरव्यू में, और वो फिर भी जज बन गया, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक बच्चे के 25 मार्क्स होंगे इंटरव्यू में और वो फिर भी जज नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि वो मेंस में ना बस कट ऑफ ही क्लियर किया हुआ उसने। इसका मतलब हमें हर एक स्टेज पे, प्रीलिम्स में आपको बस ये करना है कि क्लियर करना है,
बस किसी भी तरह क्लियर करना है, वो कहीं ऐड नहीं होगा। लेकिन मेंस में जितना आप गेन करते जाओगे, जितना आप अच्छा लिखते जाओगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। जज बनने का आपका जो सपना है ना वो पूरा होता जाएगा। इस बार वाला तो नहीं मुझे पता, जो लास्ट टाइम जो उसकी फर्स्ट रैंक आई थी हरियाणा में, उसके 555 मार्क्स थे। आप लोगों का टोटल हरियाणा में नंबर होते हैं 1100, इंटरव्यू मिला के टोटल 1100 है। इसमें क्या चीज होती है, आपको कितना परसेंट चाहिए असल में जज बनने के? 50%। 50% लाना है। देख के क्या लगता है 550, इसमें क्या है, बड़ी आसानी से आ जाएंगे, है ना। 900 मार्क्स का होगा आपका, 900 मार्क्स का आपका आता है मेंस, 200 मार्क्स का आपका आता है इंटरव्यू। सबसे पहले तो 900 में से 450 लाने, 450, ठीक है। 450 लाते ही हरियाणा में इनको मिलता ही नहीं है बंदे, तो हमेशा 450 या 451 जो भी होंगे आपके क्लियर हो जाएगा। अब लेकिन क्या है कि अब 200 में से जिसके 550 आ गए उसको 200 में जरूरत है एक भी नंबर की। अगर 900 में से किसी ने 550 ऑलरेडी ले लिए हैं, उसको 200 में से एक भी नंबर की जरूरत नहीं है। तो पिछली से पिछली बारी जो रिजल्ट आया था उसमें 555 थे फर्स्ट रैंक के, 551, ठीक है। अब 555, अब उसके इतने ज्यादा मार्क्स थे, उसके रिजल्ट की जरूरत नहीं, ठीक है। वो जज बन गया ऑब्वियसली। एक लड़की थी, उसका मार्क्स थे 531, किसमें? मेंस में 531, और उसे इंटरव्यू में कितने नंबर दिए गए? 6.38, 200 में से। ये लड़की के कितने नंबर आए? 537, 550 की वो मेरिट क्लियर नहीं कर पाई। क्या इस लड़की की नॉलेज में कहीं भी कमी थी? क्या उसके इंटेलिजेंस में कहीं भी कमी थी? नहीं कमी, उसकी किस्मत में कमी थी, ठीक है। लेकिन अब वो बन गई जज अल्टीमेटली। तो बात ये है कि आपकी जो तैयारी होनी चाहिए, वो तैयारी हर टाइम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि कहीं पर भी ना रह सके। अब जिसको ये लगे कि मेरी पर्सनालिटी में कमी है, कभी कभी लगता है ना, कभी कभी लगता है मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, कभी कभी किसी को लगेगा मेरी पर्सनालिटी में बहुत कमी है। अब जिसको लगे मेरी पर्सनालिटी में बहुत कमी है, वो मेंस पे बहुत ज्यादा हार्ड कर दो, बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। राइटिंग स्किल्स बिल्कुल बढ़िया, शीट्स मिलती है, अपने प्रैक्टिस करनी है, चेक करना है, सेल्फ एनालिसिस करना है, सब कुछ करना है। लेकिन जिसको लगता है कि मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, वो भी ज्यादा कॉन्फिडेंट ना हो, क्योंकि वहां पर जो पैनल बैठा होता है, आपके 9 बंदे बैठे होते हैं। इंटरव्यू का पैनल पता है कैसा होता है? आप घुसोगे रूम में और सामने ना 9 बंदे बैठे हैं, 5 हाई कोर्ट के जजेस। अब प्रैक्टिस कभी करेंगे, हम तो तैयारी कर रहे हैं। 5 हाई कोर्ट के जजेस हो गए, वहां पर घुसते डर लग रहा है हाई कोर्ट के जजेस से बात करके से, ठीक है। एडिशनल आपका एडिशनली एडवोकेट जनरल बैठा होगा, चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा बैठा होगा, ठीक है। एक सोशल वर्कर बैठा होगा, एचपीएससी का चेयरमैन बैठा होगा, एक तो और बैठे होंगे, ये सारे 9-10 बंदे बैठे हैं, ठीक है। वहां पर अगर 9-10 बंदे आपके सामने बैठे हैं, पहले डर लग गया, है ना। तो अब जिसकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, हो सकता है वो भी उस दिन डर जाए और वो भी इतना स्कोर कर जाए। और जिसकी बिल्कुल ऐसी नॉर्मल सी पर्सनालिटी है ना, लेकिन वो बंदा आराम से कॉन्फिडेंट जाकर अपना आराम से बात कर लेता है और वो अच्छे नंबर लेता है, ठीक है। तो अब ये जो इंटरव्यू होता है ना, उसके लिए मैं नहीं कहूंगी कि कभी बैठ करो, मेरा गैप है निकाल, आप मेंस में बैठ करो। मेन में सबसे हार्ड करना है, सबसे मेहनत करनी है ज्यादा, ठीक है। इंटरव्यू तो उस दिन लक डे भी होता है, ऐसा होता है ना, आज का दिन बड़ा अच्छा निकला। हम जनरल भी लाइफ में देखते हैं आज का दिन बड़ा अच्छा निकला, जो जो काम सोचा जैसे जैसे उसमें सारे निकल गए, तो यही होता है कि उस दिन का दिन अच्छा था। क्वेश्चंस वैसे ही आएंगे जैसा हम चाहते थे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा वो सहवाग वाली बात, कि सहवाग से एक बार पूछा कि आप लोग सक्सेसफुल कैसे थे, क्या स्ट्रैटेजी थी, कैसे थी। तो कहता है कि जब आपकी किस्मत होती है ना, तब बॉल वहीं पड़ती है जहां बैट होता है, ठीक है। तो बात यहाँ पर यही है कि आपने अपनी तैयारी में कमी नहीं रखी। जिन लोगों ने एलएलबी कंप्लीट कर लिया है वो आज से ही लग जाए, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं करी वो अपनी तैयारी के साथ साथ अपनी ग्रेजुएशन भी वापस नहीं करें। अब ग्रेजुएशन में एक चीज और मैं कहूंगी, जिन्होंने नहीं करी है कि ना, कोशिश करते हैं कि 70% मार्क्स जरूर बने, 70%। मध्य प्रदेश में उन्होंने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना दिया था कि 70% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिनके 70 से ऊपर मार्क्स है वो पेपर में अपियर कर सकते हैं, या जिनके 3 साल की प्रैक्टिस है और 3 साल की प्रैक्टिस में भी हर साल 6 ऑर्डर्स आपके नाम पे। अब हम तो प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे,
6 ऑर्डर्स कहाँ से लाएंगे, है ना। तो इसका मतलब हमें 70% चाहिए। अभी स्टे लगा हुआ, एक बार तो ओके हो गया था, फिर से दोबारा से कोर्ट में केस करेंगे। तो ये जो चीजें है ना, ये साथ में ध्यान रखनी है हमें ना हर जगह से अपना। और एक चीज और कि सिर्फ जुडिशरी ही नहीं, ठीक है, कोई भी पेपर है, लीगल एडवाइजर, लीगल एग्जामिनर, ठीक है, आपके एडीए के पेपर आते हैं, ये सारे पेपर भरने हैं। दोस्त बना लो, ठीक है। ये नहीं है कि हर जगह मम्मी पापा को लेके जाना है, क्योंकि आपको एमपी भी जाना पड़ेगा, आपको यूपी भी जाना पड़ेगा, दिल्ली भी जाना पड़ेगा, हिमाचल भी जाना पड़ेगा, पंजाब भी जाना पड़ेगा, कहाँ ना जाओगे, ठीक है। मम्मी पापा को लेके जाते जाओ, दोस्त जाओ सारे करेंगे, अपने पेपर देके। प्रीलिम्स तो एटलीस्ट सारे जा सकते हैं, उसमें तो फॉर्म भरना है। मेंस में हो जाएगा, देखते कौन कौन जाता है। तो ये पेपर कोई भी स्टेट का नहीं छोड़ना, जिनकी एलएलबी होगी है ना, किसी स्टेट का पेपर नहीं छोड़ना है, आपको हर स्टेट का पेपर देना है, क्योंकि आपकी तैयारी तभी रहेगी। अब मैं सोची हूँ भाई, मैं तो जब हरियाणा का पेपर आएगा ना तभी दूंगी पेपर, वो तो 2 साल बाद आएगा। अब 2 साल क्यों वेस्ट करते हो अपना जज बनना, क्या पता आप इसी साल बन जाओ। जरूरी नहीं कि हरियाणा में बनो, पंजाब में बन जाओ, मध्य प्रदेश में बन जाओ, महाराष्ट्र में बन जाओ, यूपी में बन जाओ, कहीं भी बन सकते हो। तो वो वेस्ट नहीं करना। दूसरा इसका बेनिफिट क्या होता है कि आपकी तैयारी होती है। तो आखिरी जब हमारा कल पेपर होता है तो उससे पहले वाले दिन हम कितनी तैयारी करते हैं, बहुत ज्यादा। उसके पेपर के सुबह वाले दिन और ज्यादा, और लास्ट के 10 मिनट सबसे ज्यादा। तो वही चीज आपके एग्जाम्स में भी लगती है कि आपकी जो तैयारी है ना, वो आपको ये, अगर हम फॉर्म भर देते हैं ना, प्रेशर होने लग जाता है, या 2 महीने बाद पेपर है, ठीक है, घर वाले ही पूछ रहे हैं, रिश्तेदार भी पूछ रहे हैं, जिसके रिश्तेदार बहुत ज्यादा तंग करते हो उनको मत बताना कि हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो हर टाइम आपको तंग करेंगे। बेसिकली होता है ना, डीमोटिवेट नहीं होना, मोटिवेटिंग प्रोसेस है ये, ठीक है। ऐसे लगता है कि यार हम ग्रेजुएट्स हो गए, कमा नहीं रहे हैं, ठीक है, घर वालों का भी बट अगर सोचो आप जज बन जाओगे तो फिर क्या खुशी होगी, है ना। तो वो अपने आप को पूरी जर्नी में मोटिवेटेड रखना है, चाहे प्रीलिम्स पहला हो या ना हो। वो हो जाए तो फिर अपनी मेंस की तैयारी, मेंस की तैयारी होते ही इंटरव्यू की तैयारी, अपनी हर टाइम तैयारी रखनी है। हम यहाँ तैयारी के लिए आए, टाइम एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना। और लेकिन दोस्तों के साथ जो टाइम यूटिलाइज करते हो वो वेस्टेज नहीं, पर एक लिमिट तक, ठीक है। कि भैया आपने मैक्सिमम आज बहुत बोर हो गया, थोड़ी देर बाहर जाना है तो आधा पौना घंटा चलेगी, बस इतना ही करना है। लेकिन ये सारी चीजें साथ चलानी है। पढ़ाई का बनाना है अगर 12 घंटे, तो 12 घंटे बनाना है। पंजाब यूनिवर्सिटी है, मान लो आप लोग बाहर से हो, या यहाँ पे भी लाइब्रेरी है, आप लोग लाइब्रेरी में बैठो, क्वेश्चन प्रिपेयर किया आपने, रीड किया, उसका आंसर देखो कि ऑब्जेक्टिव्स में कैसे हो सकते हैं, कोई भी एक टॉपिक देके, और आपके मेंस में कैसे आ सकते हैं। जो आपका मेन कोर, अगर जो भी हमारा एक हमेशा होता है सपना कि इस स्टेट में लगना है, ठीक है, मेन स्टेट का जो है उसका तो आपने पैटर्न बिल्कुल आपको छोड़ के पिया हुआ आना चाहिए। अगर दूसरे स्टेट्स का भी है तो भी देख लो, कुछ कुछ स्टेट्स आउट कर दो। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा सिलेबस आता है, जो कि हिमाचल के आपको वहाँ बहुत ज्यादा सिलेबस आता है, बहुत अलग तरीके का सिलेबस है, उसमें 3 पेपर होते हैं अलग अलग, 2 घंटे के 3 पेपर है, ठीक है। तो वो तैयारी और अलग हो जाती है। अब हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी काफी मिक्स हो जाता है। यूपी में जनरल स्टडीज आ जाती है, अगर कोई यूपी का है तो वहाँ पे आपको जनरल स्टडीज करनी पड़ती है, जीके वगैरह, ठीक है। हिमाचल की थोड़ी सी अलग पढ़ाई रहेगी, आपकी थोड़ी लोगों से और हटके रहेगी। अगर आप हिमाचल ये करते हो, आपने भरा है कल वाला पेपर, भरा है ना, कर रहे हो क्या, एक ना। और ये तो जो आपको मटेरियल देंगे ही देंगे, कुछ बुक्स आती है एमसीक्यूज, ठीक है। सबसे पहले यूनिवर्सल, यूनिवर्सल की ली है किताब अभी तक, देखो कुछ ना बुक्स ले लो, पढ़ना ही है आपके को, पढ़ना ही है, पैसा भी लगेगा ही, ठीक है। अगर पैसा वेस्ट नहीं करना तो सेकंड हैंड अगर साफ सुथरी मिलती है, या 15 सेक्टर की मार्केट है, तो वहां से लेना, वहां से ले। यूनिवर्सल की एक बुक आती है, ठीक है, इसके सारे एमसीक्यू जो भी आपके सब्जेक्ट्स में है वो करो, ठीक है। फिर आपकी आती है लेक्सिस नेक्सस, इसमें मेरा किसी में भी कोई शेयर नहीं है, ये मैं वैसे बता रही हूँ, मैं किसी भी पब्लिशर को नहीं जानती, ठीक है। एक आती है उपाध्याय, वो सर्च करना यहाँ मिलती नहीं है, ये उपाध्याय एक ये करनी है, ठीक है। उसके बाद तो 3-4 आपको मिल जाएगी। और एक बेस्ट बुक जो लेनी है वो सिंगल की लेनी है, सिंगल की पब्लिकेशन आती है ना, पता है, उसमें आपके आज तक जितने भी पेपर आए हैं जुडिशरी के, वो सारे पेपर दिए होते हैं। मेरे ख्याल उसमें 130-135 पेपर है, ठीक है।
वो मस्ट बाय बुक है, वो तो लेनी ही लेनी है, चाहे और कोई सी भी लो चाहे ना लो, लेकिन वो बुक जरूर लेनी है। ठीक है, सिंगल की तो मतलब आज जाते ही ले लेना, जिनकी एलएलबी हो चुकी है वो आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। शुरू हो जाना कि हमें लगे, मान लो आपको तो जैसे हिमाचल की तैयारी करनी है ना, शुरू हो जाना सबसे पहले वाले पेपर से, मतलब जो लेटेस्ट पेपर हुआ उससे आज अपनी प्रैक्टिस करके देखना। आज घर पे दो घंटे लगा के आप तीनों पेपर करना, सिविल के जो भी उसके आते हैं, ठीक है, और देखना आपके कितने मार्क्स आए। कोई चीटिंग नहीं करनी, कोई बेयर एक्टेड नहीं उठाना, अपना बैठना है, 2 घंटे लगाने हैं, ठीक है, और उस प्रेशर में देखो आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। फिर जैसा परफॉर्म कर रहे हो ना, आपको पता चलेगा कि अभी यार मेरी मेहनत बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड, फिर आपको पता चलेगा, फिर वहां से आप अपनी मेहनत शुरू कर सकते हो। ठीक है, ये और भी सब अपना करना, मान लो आपका हरियाणा है, आपका मेन तो एक होता है ना पंजाब, ठीक है, पंजाब का तो आने भी वाला है, एलएलबी हो गया है ना, इसका तो आने वाला है, तो इसके करके देखना आज अपने पेपर। ठीक है, सिंगल की हाई कोर्ट से तो 40% ऑफ मिल जाता है, जो नहीं पता यहाँ 38 वगैरह से कितने का मिलता है, अगर आप हाई कोर्ट से लेते हो तो जो रेट होता है उससे 40% 35% तो पक्का ही ना ऑफ पे मिल जाती है। बुक्स आप हाई कोर्ट से ले सकते हो, हाई कोर्ट में जाओ, ठीक है, ब्लैक ड्रेस पहन के, ठीक है, ब्लैक ड्रेस पहन के जाएंगे, वकील बन के जाते ही ना, एंट्री गेट नंबर 2 पे है, हाँ 2 पे जो इधर को है ना, उससे ले लो सारी बुक्स, वो आपको 35-40% पक्का ही डिस्काउंट दे देता है। ठीक है, और सारी अगर आपको नहीं भी घर पे लेके और आपको अच्छी लगी तो वापस भी कर लेना, तो सही है वो। ठीक है, वहां से अपनी बुक्स लो सारी की सारी और अपनी तैयारी शुरू करो। यूनिवर्सल मुझे लगता है कि जिन्होंने अभी स्टार्ट करनी है उनके लिए अच्छी है। ठीक है, लेक्सिस नेक्सिस में रिपीटिशन बहुत है, लेकिन एक बहुत थॉरो पढ़ाई हो जाती है। जैसे कोई बिहार का एम करता है तो उसमें जूरिस्प्रूडेंस के भी क्वेश्चंस है, आप लोग क्लैट एम करते हो मान लो, अब क्लैट एम कर रहे हो, फिर क्लैट भी देना है, ले बढ़िया जगह से ही करनी है। ठीक है, तो क्लैट के लिए आपको जूरिस्प्रूडेंस चाहिए ना, तो वो जूरिस्प्रूडेंस कहां से करो, यूनिवर्सल और लेक्सिस नेक्सिस में मिला के ना कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो करो। तो यहाँ से ना हर जगह से हमें अपना अपना मटेरियल इकट्ठी करके, देखो हम आपको क्या करा सकते हैं, हम आपको डायरेक्शन देंगे, हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन एक पढ़ाई जो होगी ना वो आपकी खुद की भी होगी, वो खुद की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे 60 के 60 बच्चे जितने भी हैं वो सारे के सारे जज बन जाने चाहिए, लेकिन क्या होता है कि 30 पढ़ रहे हैं 30 नहीं पढ़ रहे, फिर खुद 30 में से 15 बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं 15 थोड़ा कम पढ़ रहे हैं, ठीक है, 15 की किस्मत आ रही है 15 की नहीं आ रही। तो ये चीज भी बहुत मैटर करती है, हमेशा हमें अपना बढ़ते जाना है, किस्मत जब खटखटाए तब आप रेडी होने चाहिए। ये क्लियर हो गया? ठीक है, बुक ले लेना, सिंगल की तो ले ही लो। ठीक है, इसके बाद तुम्हें इसके पैटर्न में जुडिशरी के कोई भी डाउट है? बिल्कुल क्लियर है जुडिशरी का पैटर्न, किसी को कोई डाउट नहीं? आप लोगों को अपना सब्जेक्ट जो है ना, आपकी लैंग्वेज जो आती है वो भी तैयारी करके रखनी है। किसी को लगे पंजाबी और किसी को लगे जैसे हिंदी की, हमारे हिंदी तो मातृभाषा है, बिल्कुल ठीक है। आप ऐसे घर पे आज लिख के देखना है, कभी भी मन करे ना आज कुछ करने का मन नहीं है कैसे लिखना, आप जैसे हिंदी में आप पंजाबी में, ठीक है, वहां पर जब हम लिखते हैं ना तो जो हमारी जनरल स्लैंग वाली लैंग्वेज होगी वो अपन बोल रहे हैं, ठीक है, पहली पहली बार तो ऐसा है कि अपन ही आ गया उसमें, ठीक है, कुछ भी लिख रहे हैं वहां पे आपकी अच्छी हिंदी की रिक्वायरमेंट होती है। एक हैबिट और मैं जो सजेस्ट करूंगी कि 15 दिनों में, हर 15 दिनों में एक हिंदी और एक इंग्लिश, एक हिंदी और पंजाबी इंग्लिश जो भी आपके सब्जेक्ट्स हो उस पे ऐसे जरूर लिखो। तो ऐसे लिखते लिखते ना आप लोगों को उस दिन ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1000 वर्ड्स ऐसे लिखना है, 1000 वर्ड्स मतलब वो शीट्स पे 10 शीटें बननी है, तो उसके 2 पेज में ऐसे हो जाता है यार, और कंटेंट कहाँ से लाएं। ठीक है, वो इंग्लिश की अलग कोचिंग होती है, इंग्लिश में आप लोगों को ना जो ऐसे हम लिखते हैं भाई वो अलग होता है, मतलब उसपे लिखते 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 ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, अंदर से सब निकाल दिया, अब लिखूं क्या इसके अंदर 1000 वर्ड्स में, 500 में ही हवाइयां निकल जाती है, 1000 तो और अलग लेवल है, लेकिन वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 100 मार्क्स का आता है। अगर वो छूट गया तो छूट गया, फिर तो वैसे ही रह गए आप। तो वहां पर ना जो हमें लगता रहता है कि मेरे को हिंदी यार, मेरे को हिंदी की जरूरत नहीं है, इंग्लिश इंग्लिश क्या, बचपन से इंग्लिश में तो आंसर लिख रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्क्स ऐड होते हैं, क्वालिफाई नहीं है, यूपीएससी नहीं है ये, हर एक चीज ऐड होती है, तो वो सारे मार्क्स आपके ऐड होंगे उसमें। तो हिंदी और इंग्लिश के ऐसे आपको लिखने हैं हर 15 दिन, ठीक है, वो 15 दिन में जब आप लिखोगे आप लोग
जब उसे रीड करोगे ना तो आपको पहले बार में तो ऐसा लगेगा मैंने बहुत अच्छा लिखा, किसी और से पढ़वाना फिर वो आपको बताएगा कि कितना अच्छा है। ठीक है, अच्छी है जिसकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी बात है, जिसकी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है वो अगर 15-15 दिनों में लिखता रहेगा क्लियर हो जाएगा। जब यहाँ आए हो कुछ नहीं कर रहे हो अब क्या करोगे, बाहर पढ़ो, हिंदी का भी, आप पंजाबी का, जिसका भी पंजाब का है पंजाबी का भी अखबार पढ़ना, रीड करो, रीडिंग इज अ मस्ट। एडिटोरियल्स, ठीक है, बहुत बोर लगता है मेरे को, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ठीक है, कि अखबार क्या पढ़ रहे हैं यार, मतलब मन ही नहीं करता, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। एडिटोरियल सुनो, आपका तो करंट तैयार हो गया, ठीक है। अब करंट का सिर्फ बेनिफिट क्या राइटिंग में है, नहीं, अब आपकी आजकल पेपरों में आने लगी है लीगल जीके। लीगल जीके में क्या है, अब लीगल जीके में जो भी लीगल लॉ से रिलेटेड जीके जनरल नॉलेज चल रही है वो आपसे पूछ लेंगे। जैसे कि भाई मान लो लेटेस्ट आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ठीक है, वो कौन से नंबर पर आ रहा है, कौन सा आपका पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। हमें लगता है ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि तो पढ़ भी रहे हैं, पर ये आते हैं क्वेश्चन, ये लीगल जीके, ये जीके में कवर करके कॉन्स्टिट्यूशन में कवर करके यहाँ से कर लेते हैं। जिसने करी है तैयारी वो कर गया, जिसने नहीं करी तैयारी वो रह गया। ठीक है, तो ये चीजें भी करनी है, तैयारी हर साइड से करनी शुरू करनी है, कहीं से भी नहीं, ताकि पहला ही अपना क्लियर हो। अपने को एम ही यही करना है, पहला ही क्लियर हो, चाहे कहीं का भी क्लियर हो। आपने दूसरे स्टेट में क्लियर कर लिया, मान लो आपके अपने स्टेट में जब आप आओगे तो वहां पर आपको इंटरव्यू में 100% बेनिफिट मिलेगा, आपकी पक्की सिलेक्शन है अगर आप मेंस क्लियर कर जाओगे। लेकिन अगर आप कहीं पे और पे हो तो आपको एज अ जनरल कैंडिडेट लेके, लेकिन आप कहीं और जज लगे हुए हो और फिर दूसरी जगह पे अपेयर कर रहे हो कि मैं होम स्टेट में आना चाहता हूँ, बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा, वो लेना चाहते हैं, यहाँ पे कहीं और लगा हुआ तो आता है, इसे हम ले लेते हैं। और वैसे भी एक ये भी हो जाता है कि लगे हुए जज को रिजेक्ट करेंगे तो क्या कहेंगे लोग। जब 6-6 मार्क्स दिए थे पैनल ने तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था हर जगह, हर जगह पर कि जजेस ने इतना ज्यादा कम मार्क्स मतलब किस उस पे दिए हैं। बच्चा आया है, ड्रेस करके आया है, बच्चे ने अपना नाम तो बताया होगा ना, ठीक है, क्लास में जाता हुआ थैंक यू भी करके गया होगा, इतना करने के भी 20 नंबर मिलने चाहिए थे ना, नहीं। तो ये जो थी ना, ये चीज हरियाणा और पंजाब में मैं कहूंगी थोड़ी सी डिस्करेजिंग है, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे हरियाणा पंजाब के अलग सा मतलब रहता है कि बहुत कम नंबर भी चले जाते हैं। लेकिन जैसे दूसरे स्टेट्स में मेरे को लगता है दिल्ली यूपी वगैरह में आपको मिनिमम वो रखते हैं, इसके नीचे देंगे नहीं। ठीक है, तो ये हो गई आप लोगों की बेसिक तैयारी जो आप लोगों ने करनी है। अब हम आते हैं, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगी। कॉन्ट्रैक्ट 1872, 1872 मींस ब्रिटिशर्स ने बनाया। कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रीलिम्स में कितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके पूरे के पूरे मार्क्स आने चाहिए, बहुत ही इजी। ठीक है, बिल्कुल जनरल नॉलेज और कॉमन सेंस पे ये सब्जेक्ट बना हुआ है। ठीक है, ये एक बेसिकली कैसा सब्जेक्ट है जो आपको बेस बता रहा है, हर चीज का बेस बता रहा है। ठीक है, अब मान लो आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करोगे, पार्टनरशिप की बात करोगे, ठीक है, आप कोई से भी एक्ट की बात करोगे, सबका बेस है कॉन्ट्रैक्ट है। हम कहीं पर भी कोई भी लॉ बना रहे हैं, कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं ना, जहां पर ये आपको जनरल बातें बता रहा है कि भाई एक आदमी को मेजर होने की जरूरत है, मेजर बड़ा होने की जरूरत है, ठीक है, समझदार होने की जरूरत है, ठीक है, उसको कॉन्ट्रैक्ट बनाने की जरूरत है, उसमें लीगल कुछ एंटिटी की जरूरत है। ये बेसिक चीजें आपको चाहिए ही चाहिए, तभी कोई कॉन्ट्रैक्ट। अदरवाइज सारे के सारी चीजें क्या रह जाती है, क्या रह जाती है, कुछ आइडिया। अगर मतलब ये सब चीजें नहीं है, मेन एसेंशियल्स नहीं है, तो वो क्या रह जाता है, एग्रीमेंट। ठीक है, तो वो जो है वो एग्रीमेंट है। आज तुम और मैं बात करते हैं, हम बात करते हैं कि यार आपको पिक्चर देखने से, ठीक है, ये जो है ये क्या है, अग्रीमेंट। मैं और वो एक बात पे अग्री कर रहे हैं, इस बात पे कि हम पिक्चर देखने चले जाएंगे।
लेकिन अब मैं पिक्चर देखने इसके साथ नहीं जाती, ये बेचारा वहां खड़ा है 11 बजे, ठीक है, मैं तो ठीक हूँ, इसके साथ पिक्चर देखूंगी। अब क्या ये मुझे सू कर सकता है, केस कर सकता है मेरे अगेंस्ट? तो मैंने प्रॉमिस किया इसको, अग्रीमेंट बन गया। हर अग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, सॉरी यही है। ये अग्रीमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट का सर्कल बड़ा आएगा कि छोटा आएगा? बड़ा। ये कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, सबके लिए नो। फिर कॉन्ट्रैक्ट ये, हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट, सारी चीजें एग्रीमेंट है। क्योंकि अगर आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो वहां पर इसका मतलब है कि आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। मैं पिक्चर नहीं देखने गई, अग्रीमेंट है, लेकिन क्या ये मेरे ऊपर केस भी कर सकता है? नहीं देखने गई, ठीक है ना। तो अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में यही फर्क आता है कि हर एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं? नहीं है, लेकिन हर एक कॉन्ट्रैक्ट आपका अग्रीमेंट है। ये वेन डायग्राम हम बचपन में करते थे ना, ये अब क्या होगा? अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। अब इस अग्रीमेंट में हम दोनों ने डिसाइड किया कि आज रात को उसका मर्डर करके आएंगे, तो वो अग्रीमेंट है। आज हमने दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों मूवी देखने जाएंगे, वो अग्रीमेंट है। आज मैंने बोला कि यार तू दरवाजे से बाहर जाएगा, 10 रुपए दूंगी, अग्रीमेंट है, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसके अंदर एनफोर्सिबिलिटी ऐड होती है ना, एनफोर्सिबिलिटी, एनफोर्समेंट, तभी हम कहते हैं कि वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब एनफोर्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि अब उसमें फोर्स आ गया। अब फोर्स किस बात का आ गया कि अब उसके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं, कि कोर्ट में केस कर सकते हैं। अब मूवी देखने गए ना गए, कोई केस तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमने कुछ एक दूसरे को, मैंने ऐसे कहा कि तू मेरी गाड़ी खरीद दे और मुझे 2 लाख रुपया देना। गाड़ी तो लेके पैसे नहीं दिए, ठीक है, मेरे तो यहाँ पर नुकसान हो गया 2 लाख रुपए का। लेकिन अब ये कह के हमने तो वैसी बात करी थी चलते चलते भाईचारे, नहीं की थी भाई, मेरे को मेरे पैसे लेने हैं, यहाँ पे लेना देना हो गया, हमारा कंसिडरेशन आ गया। अभी हम कंसिडरेशन में देखेंगे, लेना देनी होगी, सारी चीजें हो गई, ठीक है। और मेरे को तो पैसे लेने के लिए ही मैंने गाड़ी बेची थी, नहीं तो मेरे को क्या घर के बाद खड़ी है, क्या पता कभी मेरा मन कर जाता है उस गाड़ी को भी चलाने का, मैं क्यों देती फिर तुम्हें? तो यहाँ पर ये जो एनफोर्समेंट वर्ड आ जाता है, एनफोर्सेबिलिटी वाली चीज आ जाती है, इसका मतलब आ जाता है कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट बन गए। अब वो कॉन्ट्रैक्ट बनने की वजह से आप कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज आपकी अग्रीमेंट होती है। अग्रीमेंट बेसिकली कि हाँ हमने अग्री कर लिया किसी भी बात पे, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में जब उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऐड हो जाएंगे। अब अग्री तो छोटे बच्चे के साथ भी करते हैं कितनी बारी पे, एक छोटा सा बच्चा है वो कहता है कि मैं तो चॉकलेट लूंगा, नहीं तो वो सड़क पे लेट गया, ठीक है, फिर कहते हो ले लो, अग्री कर लिया, दोनों ने अग्री कर लिया, अग्रीमेंट है वो भी। लेकिन वहां पर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एक बंदा मेजर होना चाहिए, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, वो तो था नहीं ना, और अग्रीमेंट वो फिर भी था। तो कॉन्ट्रैक्ट के जो एसेंशियल्स है वो जब ऐड होते हैं तब वहां पर एनफोर्सेबिलिटी है, ठीक है। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट कौन सी डेट को बना था? 1 सितंबर 1870। डेट्स याद करनी है हर एक आपके सब्जेक्ट की, कोई भी बीएनएस है, अब आप लोग तो ये पढ़ोगे चलो, ठीक है, नहीं तो इंडियन एविडेंस एक्ट से मैच होती थी, उसकी भी 1 सितंबर थी। अब आप लोगों के जो है 10 जुलाई 2024, ठीक है, ये जो 3 लॉज आए हैं, ठीक है, ये सारे के सारे की डेट्स याद करनी है कि कब कब आया। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किस दिन पे ये आपका लागू हुआ। तो ये जो है आपका इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट है 1 सितंबर। अपना एक लिस्ट बना लो, पेज पे लिख लो और
दीवार पे चिपका दो, दीवारें गंदी करने के लिए है, इस पे आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अपने घर की दीवारों पर सब कुछ लिखना है, बोर्ड्स खरीदने हैं, वो बोर्ड्स होते हैं ना पेस्टिंग वाले, वो बोर्ड्स लगा लेने हैं, ठीक है। उन पे लिखते रहो जो भी याद आता जाए। कोई केस लॉ पढ़ रहे हो, केस लॉ एक दिन में याद नहीं होंगे, लेकिन 7-8 केसेस आपके प्रीलिम्स में आते हैं, 7-8। अब जिसने तो एक भी केस याद नहीं किया, 7-8 नंबर जीरो हो गए। और जिसने 7-8 केसेस याद कर लिए, इसका मतलब वो वहां पर हमारा पेपर ना तैयारी के बाद हमेशा रहता ही 2-3 नंबरों से। भाई हर बार पेपर क्लियर हो, थोड़ा सा यार आज 10 मिनट और पढ़ लेते ना, या 2 दिन और मिल जाते, मैंने क्लियर कर लेना। वो जो वो 2 दिन 3 दिन है ना, वो इससे आपके कवर हो जाएंगे। अपने घर पे ना देखना अमेज़न वगैरह पर ऐसे पेस्टिंग वाले आते हैं पेपर, बोर्ड्स आते हैं, वो लगा लेना है, ब्लैक मार्कर लेना, जो भी याद है ना लिखना। जब वो फुल हो गया, भर गया, फोटो खींच के रख ली, प्रिंट लेके फाइल बना के रख ली। रिवीजन करनी पड़ती है, ये चीजें मस्ट है। ठीक है, ऐसा लगता है आप लोगों को लग रहा होगा क्या क्या बता रही है, पर जेन्युइनली आपको ये पढ़ना पड़ेगा। आपकी एक अलग डायरी बनानी है जो आपने रिवाइज करनी होगी पेपर से पहले 2 दिन। उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें, उसमें से आप देखोगे 7-8 क्वेश्चन आएंगे। हमारे मैटर ही वही 7-8 क्वेश्चन करते हैं। एक बेस तो सबको पता है, एक बेस तो सबको आता है, सबको पता चल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट में क्या फर्क है, मेजर माइनर में क्या फर्क है, ठीक है, वॉइड वैलिड सब सीख जाएंगे। लेकिन वहां पर कार्लिल वाले किस किस केस में आता है, किस किस प्रोविजन में आता है कार्लिल वाला केस, वो सबको नहीं पता। सत्यव्रत वाला किस में लग रहा है, टिन वर्सेस हॉफमैन किस में लगना है, वो सबको नहीं पता ना। वो आप लोगों को पता है क्योंकि आप लोगों ने अपने बोर्ड पे बना रखा है या अपनी डायरी बना रखी है। तो ये एक मस्ट चीज है। देखो तैयारी जीत की जो होती है ना, वो जेन्युइनली थोड़ी ज्यादा होती है। जरूरी नहीं है कि आप रात को भी पढ़ रहे हो, लेकिन जो 5-7 घंटे आप लगा रहे हो वो बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। जुडिशरी यूपीएससी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इजी है सच में। और लेकिन आपको जो स्टेटस मिलता है वो बराबर मिल जाता है। तैयारी इतनी ज्यादा नहीं है, थाउजेंड्स में बच्चे बैठ रहे हैं, ठीक है, वहां लाखों में बच्चे बैठ रहे हैं, आपकी तैयारी बहुत इजी है। यहाँ पर स्टैटिक लॉ है, लॉ नहीं चेंज हो रहा, ठीक है। आप लोगों के लिए बेस्ट बात है, आप लोगों को तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप लोग तो पढ़ चुके हो एविडेंस वगैरह, ठीक है। आप लोगों को बीएनएस पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है उनमें भी। बस ये है कि मान लो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सेक्शन इतने रट्टे लगा रखे थे, अब मुझे दोबारा से सेक्शंस के रिपोर्ट रट्टे लगाने पड़ेंगे। अब मुझे पता था कि 300 में मर्डर आता है, पता नहीं कहाँ पे आता है मर्डर, तो कुछ 100 में चला गया, ठीक है। वो सारा इधर से उधर शफलिंग करने की बात थी, तो जरूरत क्या थी। ये क्रिटिसिज्म भी है, क्रिटिकल एनालिसिस। और अदरवाइज क्या होता है कि भाई जेंडर न्यूट्रल लॉज की बात करें तो कुछ जेंडर न्यूट्रल भी आया आया कुछ क्रिमिनल लॉज में कुछ जेंडर न्यूट्रल आई है चीजें। नहीं करती देखना, 2 प्रोविजंस में आया, ठीक है, घर पे पढ़ना कि कहाँ कहाँ पे जेंडर न्यूट्रलिटी के ऊपर फोकस किया था। बहुत ज्यादा नहीं किया गया, लेकिन 2 प्रोविजंस में किया गया है, ठीक है। पहले मॉब लिंचिंग था। मॉब लिंचिंग क्या होता है, हम लोगों ने डिस्कशन करनी है, ठीक है। डिस्कशंस मीन कि आपस में बात करें, क्योंकि आप लोगों को ना पेपर में लिखना है। वहां पर ना पेपर में ये नहीं होता कि आपने सिर्फ लिख दिया, वो आपको ना क्रिटिकली एनालाइज कराते हैं, आपको प्रोपोजिशंस देंगे, ठीक है, या ये बताएंगे कि इसमें और इसमें क्या फर्क आ गया। वो प्रोपोजिशंस के लिए आपका दिमाग चलता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब ये बताओ कि क्रिटिकल जो है आपका, ये मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था, मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग सुना है क्या होता है। बहुत सारे लोग पकड़ के किसी आदमी को मार देते हैं, तो क्या सबको सजा हो जाती थी। ऐसी ऐसी चीजें पता है। आप लोग एक पैरा जब बनाना शुरू करोगे, अभी धीरे धीरे आप लोग पढ़ोगे, अभी तो 2-3 दिन ही हुआ है, ये खुद से भी करनी है। अखबारों में बहुत ज्यादा आया, अखबारों में बहुत ज्यादा आया कि क्या क्या डिफरेंस आ रहा है, कैसे कैसे डिफरेंस आया है, कहाँ कहाँ पे इन्होंने किया। और चैट जीपीटी प्लीज मत पूछना, प्लीज। चैट जीपीटी में देशद्रोह आ रहा है, ठीक है, कि देशद्रोह ऐड हुआ है, देशद्रोह ऐड नहीं हुआ, ठीक है। कि उन्होंने देशद्रोह ऐड करते, बिल्कुल गलत होता है। चैट जीपीटी के प्रोसेस बहुत ज्यादा चलने लगे, कोई क्वेश्चन पूछना है हमें, चैट जीपीटी बना दी, इसको बता दिया भाई। वो चैट जीपीटी उसकी जितनी भी लिमिटेड नॉलेज है वो आपको बता देती है। चैट जीपीटी से आपने सीखना है, आप आंसर राइटिंग के लिए यूज कर सकते हो कि अपना कंटेंट डाल के एक अच्छी इंग्लिश क्लियर मार्क, ठीक
है, पैराग्राफिंग सीखने के लिए, हेडिंग सीखने के लिए कि यार कुछ। अब हेडिंग्स का क्या मतलब होता है, अब कुछ भी आ जाए, जैसे मेंस में मान लो आपसे पूछा कि व्हाट इज एन अग्रीमेंट, तो इस अग्रीमेंट में आप क्या लिखोगे, बस 2 लाइनें लिख के छोड़ दोगे, क्वेश्चन तो 5 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, ठीक है। वहां पर आपको कुछ फालतू बातें करनी भी आनी चाहिए, फालतू इन द सेंस कि आपको यहाँ पर पॉइंटर्स बनाने भी आने चाहिए, किसी भी रैंडम बात पे। आपको सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कभी भी पेपर में सारे क्वेश्चंस नहीं आते, सारे क्वेश्चंस नहीं आते मतलब मुझे नहीं आते, मैं अगर पेपर अटेम्प्ट कर रही हूँ तो सारे क्वेश्चंस मुझे नहीं आते, लेकिन मुझे उन सारे क्वेश्चंस में औरों से बेहतर आंसर देना है बस। औरों से बेहतर क्या कि कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका हमें आंसर पता ही नहीं है कहाँ पर है, अब उसकी तैयारी कैसे करेंगे। लेकिन हाँ वो चीज ऐसी है कि आपको थोड़ा बहुत आप रिलेट कर रहे हो, वो थोड़ा बहुत जो रिलेट कर रहे हो ना उसको आपको लिखना होगा जितना भी, और वो कैसे लिखोगे, पॉइंटर्स बना के कि ये बच्चे का ना, अब एक बार ना दिल्ली मेंस के पेपर में उन्होंने क्या लिखा कि वी आर नॉट जजिंग योर लीगल नॉलेज, वी आर जजिंग योर बेसिक नॉलेज फॉर अ जज। ये हेडिंग थी स्टार्टिंग में कि वो बेसिकली आपको ना ये ऐसे जज नहीं कर रहे हैं कि आपको यार कंटेंट कितना आ रहा है, आपको लॉ कितना याद है, वो ये देख रहे हैं क्योंकि आप प्रैक्टिकल भी कर रहे होंगे ना, लाइफ में 2 बंदों की लाइफ डिसाइड कर रहे होंगे आप, कि आपके पास उतना दिमाग है कि आपको वो डिसाइड कर पाओ या ना कर पाओ। एक अभी हमारी मेरी फ्रेंड है, वो एडीजे बने हैं अभी, ठीक है, तो ना उन्होंने बताया, कहते कि ना दिल्ली का पेपर दिया उन्होंने, दिल्ली के पेपर में 25 मार्क्स का क्वेश्चन था, 25 मार्क्स के क्वेश्चन में उन्होंने गलत आंसर लिखा, उन्हें पता था कि लास्ट में उन्होंने जो एंडिंग करी मतलब डिसीजन दिया वो गलत था, ठीक है, और लेकिन जो बाकी उन्होंने पार्ट लिखा था सारा, आप बनाते हो, फैक्ट्स बनाते हो, इश्यूज बनाते हो, कौन कौन सा लॉ लेना चाहिए, ठीक है, कोई जजमेंट है वो भी आप लिखते हो, सब कुछ कहते वो सारा पार्ट ठीक था, डिस्कशन सही थी, लेकिन जो मेरी फाइनल जो रही ना वो बिल्कुल ऑन द फेस ऑफ इट गलत था, वो मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको 25 में से कितने मार्क्स मिले, 20, क्योंकि उन्होंने जो बाकी किया, एनालाइज किया, जिस तरह से एनालाइज किया वो सब सही था, ठीक है। तो वो आपको ये भी देख रहा है कि आप एनालाइज कर पा रहे हो कि नहीं। आप लोगों ने एस्पिरेंट्स की सीरीज देखी है, ठीक है, उसमें ना यू हैव टू बिहेव लाइक अ जज, यू हैव टू डिसाइड लाइक अ जज। आप लोगों को ना अब से ये कोशिश करनी है कि आप सोचो कि एक जज अगर होता तो वो इस सिचुएशन में क्या करता, क्योंकि हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं देना, मेंस का पेपर भी देना, वहां पे आपसे डिसीजन मेकिंग कराएंगे, ठीक है। हरियाणा पंजाब में इतनी नहीं है, लेकिन और जगहों पे आजकल फोकस चल रहा है कि प्रपोजिशंस दी जाए, उन प्रपोजिशंस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई वो ये दिया हुआ एक प्रपोजिशन दे दी कि अब इसको बताओ कि इसका क्या डिसाइड होगा, डिसाइड, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में पूछ लेंगे कि उसने उसको बता दिया, प्राइस बता दिया कि मैं ये अपना घर बेचूंगा 200 रुपए का, ठीक है, या मेरा घर की प्राइस 200 रुपए है, क्या ये आपका सेलिंग या कॉन्ट्रैक्ट या कुछ है या नहीं है। मैंने मान लो इसने मेरे से पूछा कि यार आपका घर बहुत अच्छा है, कितने रुपए का है, मैंने क्या कि 2 करोड़ का, अब ये कहता है कि ठीक है मैं खरीदना चाहता हूँ, क्या कॉन्ट्रैक्ट बना है, अभी हम ऑफर्स में करेंगे यही ऐसे ही है, क्या कॉन्ट्रैक्ट बना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसकी लैंडमार्क जजमेंट भी पता होनी चाहिए, एक्सपेक्ट करेगा इसके ऊपर जजमेंट क्या है, अब आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से वाले प्रोविजंस में आ रहा है, ठीक है, जो उसके रिलेटेड प्रोविजंस है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, हम ना सही एक जो सेटल हो गया ना जहाँ पर लॉ, उसके हम अगेंस्ट नहीं जा सकते। सेटल लॉ का क्या मतलब होता है कि एक बात पर अगर सुप्रीम कोर्ट की या लैंडमार्क जजमेंट आ चुकी है तो वो एज इट इज रहेगी, और वो आपको पता होना भी जरूरी है। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको ना 365 जजमेंट्स आनी चाहिए, रोज की एक जजमेंट करनी है, लेकिन आपको कम से कम 50-60 कम से कम जजमेंट्स ऑन टिप्स होना चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों मिला के कम से कम है ये 50-60, और बहुत ज्यादा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी सारी हमें याद होती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की कुछ है, फैमिली लॉ की तो अनगिनत है, फैमिली लॉ तो जब आप करोगे ना उसमें तो इतनी सारी जजमेंट्स है जो आपको पता ही नहीं, इक्वालिटी में बहुत सारी आ जाती है, डेजर्शन में ही 2-3 है लैंडमार्क जजमेंट्स, वो आपको पता होना चाहिए, एसेंशियल्स पे हो जाती है, अडॉप्शन पे हो जाती है, इंटर कंट्री अडॉप्शंस पे हो जाती है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
अब आपके रजिस्ट्रेशन एक्ट आ जाता है। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी मान लो कि 2-3 लैंडमार्क जजमेंट्स आई हैं, वो आपको पता होना चाहिए। लिमिटेशन की लैंडमार्क जजमेंट्स पता होना चाहिए। अब लिमिटेशन लॉ है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ चले जाते हैं? सेक्शन 5। सेक्शन 5 आ जाता है। सेक्शन 5 का क्या यूज आता है? पढ़ा है लिमिटेशन जिन्होंने? सेक्शन 5 कोर्ट में मेरे पास मेरे स्त्री ने मेरे से 3 लाख रुपए लिए। अब 3 लाख रुपए वापस करने का कितना समय था? 3 साल। आपका जब भी मनी की बात आती है, ठीक है, उसकी रिकवरी के लिए 3 साल का टाइम होता है। अब 3 साल तो मैं यूएस से घूमने चली गई, या मैं अपने घर पे बैठी हूँ आराम से, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब मैंने उसके बाद 3 साल खत्म होने के बाद क्या मैं इसके ऊपर केस कर सकती हूँ? 2021 को 2 लाख रुपए लिए, ये 3 साल का टाइम होता है रिकवरी में। मैंने कुछ नहीं रिकवरी के कुछ नहीं किया, मैं अपना आराम से घर पे बैठी। अब क्या मैं आज सोचूं 8 जनवरी 2024 को कि अब मैं इसके अगेंस्ट केस डालना चाहती हूँ, क्या मैं आज कोर्ट में केस डाल सकती हूँ? हाँ जी। ये सेक्शन 5 जो है, ये लिमिटेशन एक्ट आपको बताता है, यही चीज बताता है। अब क्या होता है कि सेक्शन 5 में आप असल में लिमिटेशन एक्ट का ये है कंडोनेशन ऑफ डिले। कॉलेज में हमारा गलती कर रहे हैं, मस्त क्लासेस नहीं लगाई, ठीक है, लेकिन आपकी अटेंडेंस होगी शॉर्ट। अटेंडेंस शॉर्ट होने के बाद जब हम कोर्ट वहां पे जाते थे चेयरपर्सन के पास या किसी के पास भी कि हमारी अटेंडेंस को ठीक कर दो, तो हम उसे क्या कहते थे? कंडोन कराना। कंडोन कराना कि कोई भी चीज जो मेरी गलत हो गई है उसको आप कंडोन कर दो, तो वो होता है आपका कंडोनेशन। अब कंडोनेशन के बाद क्या, यहाँ पर जो मेरा 6 दिन का डिले हुआ है उसको आप ठीक कर दो, कंडोनेशन ऑफ। अब आपके सिविल लॉ में और क्या क्या चीजें आती हैं? सीपीसी। सीपीसी जो है ना, हमें ना एक चीज लगती है कि ना मेरा ना क्रिमिनल लॉ बहुत अच्छा है, ठीक है, सबको ऐसा लगता है, क्योंकि क्या है कि वहाँ पे आप बड़ा मजेदार होता है, और आप क्या, ठीक है, उससे ज्यादा चोट कम चोट, ठीक है, मर्डर हो गया करना ही है, सब में मर्डर में सजा दे देनी है सबको, ठीक है, और बड़ा रिलेट कर पाते हैं हम अपनी नॉर्मल लाइफ से। तो ना सीपीसी में ना नंबर कम रहते हैं। सीपीसी बोरिंग होता है, थोड़ा सा लंबा सा है, लाइफ में भी रिलेट नहीं कर पाए। क्या ये सारा प्रोसीजर बता रखा है, कोर्ट में पिटीशन डालना है, फिर रिप्लाई देना है, फिर उसके ऊपर कुछ देना है या नहीं देना, फिर वहां पे जाके अपनी एविडेंस देनी है, ठीक है, कब कब अपीयर होना है, कब कब अपीयर नहीं होना। अब सिविल लॉ में आपके केस चलते हैं 30-30 सालों तक। बंदा मर जाता है, उसका केस चलता जा रहा है। क्रिमिनल में आपका 5-7 साल में, मतलब एक कोर्ट में बात कर रहे हैं, अदरवाइज तो पेंडेंसी बहुत है कि एक कोर्ट में वो 5-6 साल में खत्म हो जाता है फिर भी क्रिमिनल, ठीक है। तो ये सीपीसी हम अपनी लाइफ से रिलेट नहीं कर पाते, इसलिए बहुत बोरिंग लगता है और वो चेंज भी नहीं हुआ, ठीक है। वो आपको साइमल्टेनियसली, मतलब उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो सीपीसी, और कौन कौन से आपके लॉज आते हैं? फैमिली। फैमिली लॉ इनमें आपके हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों आते हैं। हिंदू लॉ तो हमें घर पे पता है, ठीक है, हम जो हिंदू है उनको पता है कि घर पे क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट वही सारी चीजें हैं, ठीक है। फिर भी हम रिलेट कर पाते हैं कि शादी वगैरह कैसे चल रही है, ठीक है, आजकल डिवोर्स तो देख ही रहे हैं, बहुत ज्यादा हो ही रहे हैं, बच्चा कैसे अडॉप्ट होएगा, कैसे नहीं होगा, वहाँ गार्डिंग वगैरह, चलो ठीक है, समझ आ गई। अब मुस्लिम लॉ, अब मुस्लिम लॉ बहुत टफ है। मुस्लिम लॉ में बहुत सारी चीजें हैं। क्यों? क्या मुस्लिम लॉ कॉन्ट्रैक्ट है या हिंदू लॉ भी कॉन्ट्रैक्ट है? मुस्लिम लॉ में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है शादी में, कबूल है, तो वहां पर आपका कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर्म में आता है। अब हमारे हिंदू में अगर कहीं पे शादी होती है तो वो कैसे होती है? कुछ नहीं, वो फेरे हुए और शादी होती है ना, वहाँ पे कोई ऑफर नहीं है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, तो वो सेक्रामेंट हो जाता है। लेकिन क्या अब लगता है कि हिंदू में कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर्म कहीं पे पकड़ में आ रही है?
ये जो लिव इन रिलेशनशिप की तरफ जो बढ़ रहे हैं हम, वेस्टर्नाइजेशन, उसमें लड़कियों को राइट्स दिए जा रहे हैं। आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में लिव इन रिलेशनशिप का डिफाइन किया गया है कि जो शादी की तरह के रिलेशंस होते हैं उनको हम बात कर रहे हैं। तो शादी की तरह के रिलेशंस की बात कर रहे हैं, वो शादी तो नहीं है, लेकिन वहां पर अगर बच्चा हो जाए तो उसको पूरे राइट्स है प्रॉपर्टी में। ठीक है, जो लड़की है वो मेंटेनेंस मांग सकती है अपने सो कॉल्ड हस्बैंड से। तो ये सब क्या है, तो ये भी अब हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ये एक आपके वैसे वाइड उसके हिसाब से है कि हम अब कॉन्ट्रैक्चुअल चीजें रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। हिंदू मैरिज इज नो मोर, हम कह सकते हैं कि जैसा पहले था ना कि 7 जन्मों का रिश्ता वाली बात, अब वो डाइल्यूट हो रही है, उसमें बहुत डाइल्यूशन आ गई है। अब सुप्रीम कोर्ट की कितनी सारी जजमेंट्स आ गई। मैरिटल रेप सुनते हो, मैरिटल रेप, अब मैरिटल रेप जैसी जो चीज है, ठीक है, तो ये सारी जो चीजें ये ऐड कर रही है। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन आता है कि भैया आपका लिव इन रिलेशनशिप में राइट्स बताओ, ठीक है, क्या लिव इन रिलेशनशिप वैलिड है, तो ये आपका सिविल लॉ में पेपर में आएगा। वहां पर आपको सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी जो भी असल में लैंडमार्क पहला केस शुरू हुआ था ना इसके ऊपर, वो वाले केस के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। आप लोगों को पता है शेयर्ड हाउस होल्ड की डेफिनेशन आई थी, ठीक है, पहले ये था कि अगर लड़की किसी भी घर में रही हुई होती है और वो उसके हस्बैंड ने उसका कहीं पे भी राइट बनता होता है तो उसको प्रॉपर्टी का या वहां पे रहने का मौका दिया जाएगा लड़की। बहुत सालों तक कोई जजमेंट चलती रही, ठीक है, फिर एक नई जजमेंट आती है। नई जजमेंट क्या कहती है कि वो कभी भी अपने हस्बैंड के साथ कहीं पे भी रही हो, कहीं पे भी रहेगी तो भी उसे राइट्स मिलेगी। अब वो फिर तो बेचारा, पहले हम लोग अगर घर के राइट पे चढ़ाते थे तो क्या रहते थे, फैमिली वाले को देते। इस जजमेंट के बाद तो ये डर लग गया यार अब तो फिर फैमिली वाले को नहीं देना, तो छड़े को देना है, बैचलर को देना है, ठीक है, वो तो कल को कह देगी कि ये वाला घर मुझे पसंद है, ये पार्क फेसिंग था। फिर उस जजमेंट की फिर क्लैरिफिकेशन आई कि नहीं, टेनेंटेड प्रॉपर्टीज नहीं। तो ये भी सारी चीजें ना अब आपके सिविल लॉ में आ सकती। रजिस्ट्रेशन एक्ट आपका सिविल लॉ में आएगा, ठीक है, कस्टमरी लॉ आपका सिविल लॉ में आएगा, ठीक है। कस्टमरी लॉ में जो पंजाब का है या मान लो हरियाणा का है, उसकी एक बुक आती है कस्टमरी लॉ, ठीक है, उसमें से आपका कस्टमरी लॉ है। बहुत ज्यादा नहीं पूछते ये, बेसिकली ज्यादा अगर पूछते हैं तो यही पूछ लेते हैं कि कस्टम्स क्या होता है, कस्टमरी पे पूछ लेंगे कि शादी का क्या होता है। जैसे शादी का क्या होता है कि हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा हुआ है कि कोई भी लड़का अपनी भाभी से शादी नहीं कर सकता। मान लो कि भाई की भी डेथ हो जाए, ठीक है, और वो लड़का अपनी भाभी से शादी नहीं कर सकता। लेकिन क्या आप लोगों ने हरियाणा पंजाब में कहीं पर भी ऑब्जर्व किया है कि लड़का अपनी भाभी से शादी करता है? इतना कॉमन है ये, होता है ये, ठीक है, कि भाई की, बड़े भाई की डेथ होगी तो उस भाभी से उसके छोटे भाई की शादी कराई जाती है। बच्चा होता है या फैमिलीज सोचती है कि स्टेबल रहेगा, ठीक है, उस लड़की का क्या होगा, भाई की अभी नहीं हुई थी तो कराई जाती है। लेकिन आपके लॉ के केस चल रहा है, लॉ के केस चल रहा है तो क्या सही है? सही है, क्योंकि कस्टमरी लॉ है, कस्टम्स हमारे अलाउ करते हैं। तो क्या मतलब इसका मतलब हमारे कंट्री में आपके कस्टम्स प्रिवेल कर रहे हैं ओवर लॉ बहुत सारी जगह। ये जो यूसीसी अगर हम बात करेंगे तो यूसीसी की यही चीज है कि वो इसीलिए अभी तक नहीं लागू हो पाई क्योंकि कस्टम्स बहुत अलग अलग है, सबके कस्टम्स अलग अलग है। तो वो कस्टम्स में अगर यूसीसी आ जाता है तो एक बार कस्टम्स सारे हिल जाएंगे, फिर एक स्टैटिक लॉ आ जाएगा, सबको उसी से डील करना पड़ेगा। लेकिन फिर वो अभी आप कोई भी एक्ट पढ़ते होंगे तो वहां पे लिखा होता है सब्जेक्ट टू कस्टम्स, ये होगा। अगर कस्टम्स में कुछ और है तो ठीक है, आप कुछ भी, ठीक है। ये आपका टोटली सिविल लॉ में आता है। तो कॉन्ट्रैक्ट भी सिविल लॉ में आता है। कॉन्ट्रैक्ट का एक बेस्ट पार्ट जो है कि इजी बहुत है, ठीक है। इजी होने की वजह से 10 क्वेश्चंस आप लोगों को ना 8-9 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं, और अगर आपने सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, मैं नहीं कह रही कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सुनो, आपने खुद से भी सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लेना, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट में, एक भी, कभी भी। उसके बिल्कुल वही ही क्वेश्चंस आते हैं हर बारी, सेम 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 सेम। पहले पहले थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सबसे इजी है। एक बार करके छोड़ दोगे उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक बार ही शिद्दत से करते हैं, शिद्दत से उसके एमसीक्यू करने हैं, शिद्दत से उसका क्लास लगानी है, ठीक है।
उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट बार बार टच करने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। हमेशा आप जब भी कोई वो करोगे ना पुराना पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें 7-8 क्वेश्चन आए होंगे, वो अटेम्प्ट करने आपका क्लियर हो जाएगा। ये मतलब हमें 10 मार्क्स तो ना बिल्कुल जेब में लेके चलने हैं, कि यहाँ से एक नंबर नहीं कटना चाहिए, और सच में नहीं कटना, बहुत इजी आता है। हर बारी उनके क्वेश्चंस कॉन्ट्रैक्ट में आपका क्या रहता है फोकस, उनको ऑफर पूछ लेंगे, ठीक है, कि ऑफर जरूर उनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, तो ऑफर पे आ जाएगा, ठीक है। फिर वो आपके 2-4 केसेस पे पूछ लेते हैं, एक माइनर से लेके केसेस में पूछ लेंगे, ठीक है। ज्यादातर तो वो सेक्शन 75 आपका ना कॉन्ट्रैक्ट है, थोड़ा सा एक तो जैसे यूनिट हो जाता है आपका, मतलब यूनिट एक वैसे नहीं, वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बस सेक्शन 1 से लेके 75, उसके बाद आपका शुरू होता है 124 से। मेजर जो आपका पेपर में आता है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ पेपर तो 1 से लेके 75 तक ऑलमोस्ट 80% कॉन्ट्रैक्ट का इन्हीं सेक्शंस में से आता है। आगे के सेक्शंस जो होते हैं ना, वो बहुत कम फोकस जाता है, लेकिन पर फिर भी ये है कि हमें जरूर करना है, क्योंकि हमें तो अगर वो 20% भी है वो भी चाहिए। लेकिन सेक्शन 1 से सेक्शन 75 तक जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो आपको वर्ड टू वर्ड रटा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, ऑफर होता है, जो इसमें इंपॉर्टेंट बातें होती है, ठीक है। एक फिर आपका एक्सेप्टेंस आता है, कंसीडरेशन, ठीक है। फिर ये सारी चीजें मिला के आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इधर कहीं पर आपका एक प्रॉमिस टर्म भी यूज की जाती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद अब आपके टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, ठीक है। ये बनने के बाद फिर क्या आ सकता है, टाइप्स में आपको ये पता करना है कि वॉइड कौन सा, वॉइडेबल कौन सा, ठीक है, इलीगल, लीगल, अनएनफोर्सेबल, वो तो बहुत सारे हो गए, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे दिए हुए हैं और कैसे कैसे दिए। जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया, पहले ऑफर आ गया, ऑफर के बाद एक बंदे ने हाँ कर दी, हाँ करने के बाद वो प्रॉमिस कर दिया, प्रॉमिस करने के बाद अब दोनों में कोई मान लो लेन देन भी हो सकता है, वो कंसिडरेशन हो गई। जब ये सारी चीजें हो गई, फिर वो मेजर है, साउंड माइंड है, वो सारी मिला के हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का होना चाहिए या किस तरह का है, वो डिपेंड करता है, और उससे क्या डिपेंड करता है, एनफोर्सेबिलिटी। एनफोर्सिबिलिटी का क्या मतलब होगा कि अब हम कोर्ट जा सकते हैं या नहीं जा सकते, ठीक है। ये हमारे टाइप्स हो गए। अब कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद क्या बस बैठ जाए, गाड़ी बेचनी है, 2 लाख रुपए लेने बैठ जाते हैं, अब एग्जीक्यूट होएगा ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूट होने का मतलब क्या होता है। एग्जीक्यूशन का बेसिक मतलब होता है कि हमने जो भी बात कही है उसको हम अमल में ला रहे हैं। अमल में मतलब ला रहे हैं कि आज एक फॉर्म में ला रहे हैं। आप लोगों ने कोर्ट में केस किया, केस करने के बाद जजमेंट आ गई, जजमेंट आने के बाद हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, क्या वही खत्म हो जाता है, नहीं। आपको उसके ऊपर हमेशा एग्जीक्यूशन डालनी होती है। तो वही वाली बात है कि अब आपका जब कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, अब कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद क्या, अब उस कॉन्ट्रैक्ट के बनने के बाद उसको हम एग्जीक्यूशन, या क्या यहाँ पर टर्म यूज करी जाती है, डिस्चार्ज। बैटरी चार्ज होती है, ठीक है। जब वो बैटरी खत्म हो गई तो इसका मतलब अब उसका कोई यूज नहीं है, तो इसका मतलब जब एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो इसका मतलब वो डिस्चार्ज हो गया। और वो डिस्चार्ज किसी भी तरह से हो सकता है, किसी भी तरह से कैसे, मतलब कि मैंने ऐसी गाड़ी बेची, जिसने मुझे 2 लाख रुपए दे दिए, खत्म, परफॉर्मेंस कर दी, अपनी अपनी बात कर, ठीक है। एक दूसरी तरीके से ये हो सकता है, इसको मैंने गाड़ी बेची, गाड़ी लेके एक घर चला गया, इसने पैसे नहीं दिए, ब्रीच कर दिया, ब्रीच मतलब तोड़ दिया, एक ये भी हो सकता है। अब क्या होगा कि गाड़ी ही जल के राख हो गई, इम्पॉसिबल हो गया, तो गाड़ी लेके ही नहीं जा सकता है, ठीक है।
और क्या हो सकता है, इसने मुझे पहले फोन करके बता दिया मैं दूंगा पैसे, एंटीसिपेटरी ब्रीच हो, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि मान लो ये चाइना में था, मैं इंडिया में थी, लड़ाई झगड़ा हो गया, एनिमी हो गए हम तो, ठीक है। तो किस किस तरह से आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो रहा है, वो डिस्चार्ज अब सिर्फ परफॉर्मेंस से ही नहीं है कि हमने गाड़ी बेची और 2 लाख रुपए ले लिए, वो गाड़ी भी जल के राख हो गई तब भी हो रहा है डिस्चार्ज, वो इसने कह दिया मैं अपना बात पूरी नहीं करूंगा तब भी हो रहा है डिस्चार्ज, ठीक है। वो सारी आपकी चीजें आ जाए। अब लेकिन डिस्चार्ज जिसकी तरह से हो रहा है, गाड़ी दी नहीं दी, इसने मुझे कम पैसे दिए, ज्यादा पैसे दिए, ठीक है, कल पैसे दिए, आज पैसे दिए, वो सारी चीजों की वजह से इसने मुझे बहुत ज्यादा हरास करके पैसे दिए, ठीक है। जो मांगा था वो नहीं दिया, इसने मुझे अलग करेंसी में दिया, कोई भी चीजें हो सकती है। तो वहां पे उसकी वजह से क्या हम चले जाते हैं डैमेजेस में। जो मेरा नुकसान हुआ, जो मेरा डैमेज हुआ, अब उसकी भरपाई, ठीक है। अब वो कंपनसेशन से भी हो सकती है, पेनल्टी से भी हो सकती है, तो वो वाला इंपॉर्टेंट पार्ट आपका फिर डैमेजेस आता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है ना सेक्शन 75 तक ना, यही सारी पार्ट को उसने एक्सप्लेन किया हुआ अलग अलग तरीके से, ठीक है। पहले ये ऑफर समझाता रहा, फिर एक्सेप्टेंस समझाता रहा, फिर वो कम्युनिकेशन आपको समझाता रहा। कम्युनिकेशन में बातचीत करना तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मेरे को एक मान लो या किसी को एक लड़की पसंद है, मेरे को नहीं है लड़कियां पसंद, ठीक है, किसी को लड़की पसंद है, अब वो लड़की पसंद है, उसको उसने प्रपोज करना है, उसने उसको प्रपोज करना है और प्रपोजल लिख के आई लाइक यू, विल यू बी माय गर्लफ्रेंड डाल के डेस्क में रख दिया, ठीक है। अब वो लड़की को उसने अगले दिन पूछता है कि भाई तूने मेरा जवाब नहीं दिया, लड़की कैसे जवाब देगी, उसे पता है कुछ पूछा था या नहीं पूछा था। दोबारा बोलूं क्या बोला मैंने मान लो किसी को पूछना है और वो बात लिखने के बाद मैंने अपने पेपर पे लिखा और उसको अपने डेस्क पे रख दिया घर पे, और हफ्ते बाद में या अगले दिन लड़की से पूछ रही हूँ या लड़के से पूछ रही हूँ, वो बंदा जवाब नहीं देता है, वो जवाब कैसे देगा, आपने अपने मन की बात उसे बताई थी कभी, तो बताई ही नहीं ना, तो कम्युनिकेशन तो हुआ ही नहीं। तो हर एक बात का कम्युनिकेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो यही इनको रिलेट करता रहता है कि ऑफर की अगर एक्सेप्टेंस कैसे होगी, जब आप उसको कम्युनिकेट कर रहे हो। मैं अपने दिल की बात अपने तक ही रख लूं, मैं आप लोगों को जो पढ़ाना चाहती हूँ मैं अपने आज मैंने रात को सपने में पढ़ा दिया, बताया ही नहीं आपको, कम्युनिकेट ही नहीं किया। तो कम्युनिकेट होना भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी दूसरी पार्टी उस चीज का जवाब देगी। अब मैंने कम्युनिकेट करने के बाद उसको रिवोक भी तो कर सकती हूँ। अब रिवोक क्या होता है, अगर मैंने तेरे को नहीं भेजी, तो 2 दिन लगा ये सोचने में, मैंने तो अभी तक डील कर देनी थी, इसको 2 दिन मेरे को जल्दी है, अभी मेरे को जाना है बाहर, ठीक है, मेरा वीजा लगा हुआ है, ये तो सोचे ही जा रहा है। अब मेरा दोस्त था तो मुझे लगा कि मैं इसको लेके जाऊंगी, मेरी प्यारी का ध्यान रखेगा ये मेरी गाड़ी का, ठीक है। लेकिन अभी 2 दिन इसने लगा दी, फिर मैंने कहा नहीं यार तू रहने, मैं किसी और को बेचती हूँ, तो वो रिवोकेशन हो गया, ठीक है। वही वाला पार्ट आ गया, ऑफर प्रॉमिस हो गया, एक्सेप्टेंस हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है। अब कंसिडरेशन आती है, कंसिडरेशन क्या, वही लेन देन। अब मैं इतना भी कौन सगा होता है आजकल कि अपनी गाड़ी किसी को देके, चलो एक्सेप्शंस तो होती है, मम्मी पापा का तो हम नहीं मान सकते, वो तो हम तो लेने के लिए बने हमसे, ठीक है, हमको तो कुछ दे ही नहीं सकते, लेकिन कंसिडरेशन ये किसी को कुछ चीज दे रहे हो उसे वापस भी तो ले रहे हो, तो ये कंसिडरेशन आ गई है। फिर कंसिडरेशन में आने के बाद आपका क्या आता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैसे, कि उसके एसेंशियल्स क्या है। फिर कॉन्ट्रैक्ट में एसेंशियल्स में आपकी कंसेंट आती है, फ्री कंसेंट। फिर आपके टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। अब कंसेंट क्या है, मैं कंसेंट ले रही हूँ उससे बंदूक की नोक पे, ठीक है, आज ये बेचारी सारी, ठीक है, लेकिन क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, फ्री कंसेंट दी थी। एक ना बड़ी अच्छी बात है, आपको मान लो कभी कोई पुलिस पकड़ ले, कंसेंट का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में ही हमेशा चलता है। पुलिस आपको
उसने कहा पुलिस वाले ने ये 4 बातें लिखी हैं, साइन कर दो। तो कहेगा कि तो पूछे आपसे कि आपने ये किया, हाँ जी किया, साइन कर दी, सब साइन कर दिए, लेकिन वो गवाही मान्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहां जब आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करा जाएगा, आप क्या बोलोगे कि मेरी कंसेंट वाज नॉट फ्री, और कंसेंट फ्री नहीं थी तो प्रेशर में इसने मुझसे यहाँ पे साइन कराया। तो आप उस पिटाई से भी बचोगे, और वो जो आपने जिसपे साइन किया वो भी उसकी कोई वैलिडिटी थी। तो अगर आप कोई भी चीज बिना कंसेंट के करते हो तो वो चीज वैलिड नहीं है, ना ही सिविल लॉ में ना ही क्रिमिनल लॉ में कंसेंट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्रिमिनल लॉ में तो आपको इंस्टेंट मौका मिल जाता है अगले दिन, क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने आपकी पेशी होती है, वो वहां पूछता है और आप मना कर सकते हो। लेकिन सिविल लॉ में क्या आ जाता है कि अब मैंने इसको बंदूक रख के कंसेंट लिया, कौन बताएगा बंदूक रखी थी कि नहीं रखी? साइन करें इसमें, ठीक है, पूरी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है, उसका एड्रेस लिखा हुआ, सब कुछ लिखा है, कैसे बताएगी ये कि फ्री कंसेंट थी? तो मुद्दा या डिस्प्यूट हर बात पे बन सकता है। वही प्रॉब्लम क्या आती है कि एविडेंस और प्रूफ करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो वहां तो ले लेना पंगा, यहाँ पर बिना कंसेंट के अपने जमीन पे साइन मत करना इतनी जल्दी। ठीक है, आपकी जान से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। ये फ्री कंसेंट आ जाते हैं, फिर आपके टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद आपका डिस्चार्ज से शुरू होता है। ये डिस्चार्ज आपका बहुत लंबा चलता रहता है, आपके सेक्शन 37 से शुरू होकर 67 तक यही है, किस किस तरह से डिस्चार्ज होगा। ठीक है, परफॉर्मेंस होएगी, ब्रीच होएगा, इम्पॉसिबल होएगा, अग्रीमेंट में चेंजेस होंगे। अब आज इसने और मैंने कोई एग्रीमेंट किया, मेरे को कल आ गया भैया 2 लाख की तो बड़ी सस्ती बिकती मेरी गाड़ी, मैं तो 50,000 में ही बेचूं, और मैं भी बेचूंगा 2.5 लाख चाहिए मेरे को। गाड़ी इसको बड़ी पसंद है, मेरे को भी पता है ये बात, गाड़ी इसको बड़ी पसंद है, इस रेट में मिलेगी कि नहीं। मैंने भी बोल दिया ऐसे फोन करके कि नहीं यार 50,000 और दे, गाड़ी ले ले, नहीं तो भूल जा। फिर क्या हुआ, अल्ट्रेशन हो गया, हमने 50,000 और ऐड किया। होता है ना, बहुत बड़ी जमीन बिकती है, ये तो चीजें हम अपने पेरेंट्स वगैरह के साथ देखते हैं। तो उन्होंने कुछ खरीदा तो पता चल रहा है जी आज तो ना ओनर 10,000 और मांग रहा है। ठीक है, कल रात को फोन आता है, फिर हम कहते हैं यार तुम्हारी तो जुबान की कोई वैल्यू ही नहीं है। अब जुबान की वैल्यू क्या करेगा, वो 10,000 रुपये से और मिल रहे हैं, वैल्यू करके क्या करना। ठीक है, तो ये जो चीजें आ गई, इस तरह से भी ऑल्ट्रेशन से भी फिर आपकी होती है चेंजेस। ये आपका फिर डिस्चार्ज। उसके बाद एक आप लोगों ने सुना होगा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स से हम करेंगे तो उसमें क्वाजी भी आ जाता है। अब क्वाजी जैसे क्या है, क्वाजी जुडिशियल पोस्ट सुनी है, क्वाजी पोस्ट सुनी है। क्वाजी का क्या मतलब होता है कि असल में वो रियल में वो चीज नहीं है, लेकिन ऐसे सर्कमस्टांसेस में। अब जैसे एक आईएएस है, आप लोगों ने ना जिन्होंने भी प्रैक्टिस वगैरह आप लोगों ने शुरू नहीं करी है, छोटी मोटी प्रैक्टिस करना, ये मैं इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ। एक करना, किसी से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया, आप कोर्ट में जाते हो तो कोर्ट में ना एक जगह पे प्लेंटिफ खड़ा होता है जिसने केस किया, दूसरी जगह पे रिस्पोंडेंट या डिफेंडेंट खड़ा होता है। ठीक है, अब हमें जब तक हमें कोर्ट में नहीं कहना, हमें होता है कि बस हम जाके हमें बात रख के आनी है। पर हर एक कोर्ट में आपका प्रोसीजर है कि प्लेंटिफ इधर खड़ा होगा, डिफेंडेंट इधर खड़ा होगा। हाई कोर्ट में उसका उल्टा हो जाता है। तो मान लो अगर ट्रायल कोर्ट्स में इधर और इधर खड़े हो रहे हैं, तो वहां पर आपके इधर और इधर खड़े हुए। तो एक बंदे ने अपना प्रैक्टिसिंग लगा दिया कि भाई मैं तो प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे तो 5 साल हो गए, इंटरव्यू में पहुंच गया हूँ। उसे पूछा कि ठीक है वेयर डू यू स्टैंड इन ट्रायल एज प्लेंटिफ? कहता देयर इज नो सच प्रोसीजर, ऐसा कुछ है ही नहीं, कहीं पे भी खड़े हो जाओ सर। तो बंदे का सिलेक्शन नहीं, ठीक है, क्योंकि उसने झूठ बोला। आपको उतना ही झूठ बोलना है जो आप कन्विक्शन से बोल सकते हो, जिसमें सच्चाई दिखे। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं किया, बिल्कुल कभी गलती से भी कोर्ट नहीं गए, तो बोलने की जरूरत नहीं है। हम कोर्ट में हम बोलोगे हम अपना पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि आप 7-8 साल तक पढ़ाई कर रहे हो, फिर कहोगे वो 7-8 साल से बैठे हो, फिर लगने लगता है, फिर वहां पे आपका रिज्यूमे बड़ा वीक हो जाता है, फिर वहां पर ह्यूमिलेशन वाली बात आ जाती है कि 7-8 साल को जस्टिफाई कैसे करें। अब उस 7-8 साल के अगर किसी को लगने लगे कि 2-3 साल से ऊपर हो गया, 3-4 साल से ऊपर हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे आप ऐड कर सकते हो अपना एलएलएम ऐड कर दिया, एलएलएम ऐड कर दिया, या कुछ ऐसे ही मैं छोटी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कोर्ट में प्रैक्टिस कैसे दिखाने की, आपको बेसिक्स पता है, वहां पे आपको फुल नहीं पता होने की जरूरत है। लेकिन कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो, हाई कोर्ट में पता हो तो रिट बनानी होनी चाहिए,
इरिट कैसे बनती है एक ड्राफ्टिंग, अगर ड्राफ्टिंग बोल रहे हो तो ठीक है। अगर आप ये बोल रहे हो कि मैंने सिर्फ अपने वकील की फाइल उठाई है और कुछ नहीं है, मैंने बस पास ओवर लिया है, मैंने सिर्फ एडजर्नमेंट की रिक्वेस्ट की है। पास ओवर मतलब कि मैंने बोला है कि आज की डेट में बाद में रख लो, पास ओवर सेम डे में, एडजर्नमेंट अगले दिन। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीजें जो है बेसिक चीजें अगर आप एडवोकेसी वाला वो दोगे कि आपने प्रैक्टिस किया है, अपने आप को एनरोल करा लिया सबने जिन्होंने एलएलबी कर लिया, करा लिया ना, बड़ा जरूरी है ये, आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है ये। ठीक है, हमें लंबा भी सोचना है। तो ये एक्सपीरियंस जो है ना, कहीं कहीं पे पेपर निकला है लीगल एडवाइजर का 3 साल की प्रैक्टिस चाहिए, तो आपके पास हो जानी चाहिए ना, फिर वो एनरोल नहीं कराओगे तो बनती नहीं है आप। ठीक है, अब जो मैं क्वाजी बोल रही थी, अब क्वाजी क्या है कि कभी कभी आप देखोगे कि कहीं कहीं पे आईएएस अफसर जो होता है ना, वो भी केस डिसाइड कर रहा है। ये जो जमीन के केस चल रहे हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि चंडीगढ़ में ना बहुत ज्यादा चल रहा है, और जमीनें लोगों ने घर ले लिए, फ्री होल्ड नहीं थे। ठीक है, किसी किसी से ले लिए, चंडीगढ़ हाउसिंग के थे कि उसके पास भी घर था, उसका पास भी घर था, उसने बेच दिया घर, जबकि वो बेच नहीं सकता था और ले भी नहीं सकते। कभी हाउसिंग ऑपरेटिव होती है, उसमें आप एक ही जगह पे ले सकते हो। उसने तो बेच के चला गया, अब वहां पर क्या हुआ कि बेचने के बाद उसने मतलब वो ना खरीद सकता था ना वो बेच सकता था। अब रिज्यूम हो जाते हैं, रिज्यूम मतलब कि सरकार वापस ले लेती है। अब ये केसेस कहाँ लगते हैं, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी पे लगते हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी हो जाती है आपके, आईएएस अफसर वगैरह, एसडीएम आईएएस जो भी ये होते हैं, ये वहां लगते हैं। अब ये जुडिशियल ऑफिसर तो नहीं है ना, एलएलबी है, लेकिन क्वाजी जुडिशियल पोस्ट होल्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, अब क्वाजी का मतलब क्या होता है कि असल में वो है नहीं, रियल में जज नहीं है, लेकिन एक क्वाजी या एक कह लो कि फॉर द टाइम बिंग बिकॉज ऑफ द वर्क या बिकॉज ऑफ द ऑब्लिगेशंस जो भी चीजें थी, वो बंदा वो पोजीशन होल्ड करता है। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स में यही है कि रियल में कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, लेकिन वो उन सर्कमस्टांसेस की वजह से या ऑब्लिगेशंस की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। ठीक है, कुछ डाउट, जो भी कोई डाउट हो। ठीक है, अब हम स्कूल में या कॉलेज में तो है ही नहीं, यहाँ पे सीखने आए, किसी भी तरह का अगर डाउट हो आप लोगों को जरूर पूछना। ठीक है, ऐसा लगे कि मेरा बहुत बकवास डाउट है, मुझे ये भी नहीं पता, मेरे पे 4 लोग हंसेंगे, ये भी नहीं सोचना। ठीक है, ये बहुत ज्यादा बड़ा है कि पता नहीं मैं बोलूं कैसे, तो भी नहीं सोचना। ठीक है, ज्यादा मुझे नहीं आता होगा। ठीक है, तो पूछ लेना है, क्योंकि हमें ना मिलकर सारी क्लैरिटी करनी है, डाउट एक भी नहीं छोड़ना, 10 नंबर पूरे करना है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये डिस्चार्ज फिर लंबा चलने के बाद फिर आपके सेक्शन 73, 74, 75 आ जाता है, जहां पर आपके डैमेजेस आ जाते हैं। इसका बेस्ट केस आप लोगों ने एलएलबी में पढ़ा होगा, हार्टले वर्सेस बैक्सेंडेगल। ये तो मतलब आना ही आना चाहिए, अगर डैमेजेस कहीं पूछ रहा है वो तो जरूर ही लिख देना। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये कवर कर। अब जो उसके बाद 124 से जो शुरू होते हैं, वो हम कह देते हैं कभी कभी आपको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह भी लोग रेफर कर देते हैं। ठीक है, कि सिलेबस में डाल दिया स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एजेंसी से रिलेटेड हो गया। ठीक है, फिर आपका इंडेमनिटी से रिलेटेड हो गया, बेलमेंट हो गया, प्लेज हो गया। ठीक है, ये थोड़े टाइप के स्पेशल हो गए कि इसमें और थोड़ा स्पेशल इंग्रेडिएंट्स ऐड हो जाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, ठीक है, जो आपका पार्टनरशिप एक्ट है, जो आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। आपको पता है कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट पहले पार्टनरशिप का ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा था। अब 75 तक तो बन गए, अब 75 से सीधा 124 कैसे पहुंचा? बीच के जो सेक्शंस थे वो यही थे, इनको निकाल के यहाँ से इन्होंने एक स्पेशल एक्ट बना दिया। ठीक है, कि जो मान लो डील करेगा ओनली मूवेबल प्रॉपर्टीज। एक टीपीए हो गया जो सिर्फ इमूवेबल से, लेकिन ऐसा है नहीं, टीपीए मूवेबल और इमूवेबल दोनों से डील करता है। मेजॉरिटी इमूवेबल पर मूवेबल भी कहीं कहीं पे आ जाता है। फिर आपका आ जाता है पार्टनरशिप एक्ट, जो सिर्फ पार्टनरशिप से डील कर रहा है। फिर आ गया आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो आपके स्पेसिफिक रिलीफ की बात करता है कि भैया मुझे ये चाहिए तो चाहिए, तो कैसे चाहिए वो आपको बताएंगे वहां। ठीक है, तो ये आपके असल में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। हम जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं वो आपका जनरल है। ठीक है, और कुछ पूछ लें किसी ने? अच्छा, मोस्टली मोस्टली ठीक है, ये मेजर सेक्शंस है, लेकिन ये है कि छोड़ना कुछ भी। जैसे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको अपना सिलेबस पूरा करना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि सिलेबस ऐसे तो है नहीं, बस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप दूसरी जगह से वो आ गया, आपका क्वेश्चन आ गया, क्योंकि एक ना मेरा दोस्त था तो वो मलिक बन गया, ठीक है, सीबीआई में, तो उससे मैंने एक बार क्वेश्चन पूछा, मतलब आगे का, तो उसने कहा कि यार मैंने तो कभी पढ़े ही नहीं, मतलब तेरा तो हर बार प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, उसके हर बार प्रीलिम्स क्लियर होता था, कैसे 500 में से 425 नंबर आ रहे हैं, दिल्ली प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है 170 नंबर आ रहे हैं, हर बार प्रीलिम्स क्लियर उसका कभी भी नहीं रहा, लेकिन उसका मेंस नहीं होता था। राइटिंग बड़ी गंदी थी, एक तो राइटिंग गंदी मतलब हैंड राइटिंग बड़ी गंदी थी, ठीक है। दूसरा क्या था, बड़ा छोटा छोटा लिखता था आंसर। देखो एक ना माइंड सेट भी होता है, हमें ना ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ भी प्ले करना होता है। ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे कि अब मैं 10 या 15 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 10 या 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो अब एक नंबर एक पेज में लिख के आ गए, आप एक पेज में लिख के आ गए, मेरे को खुद ही को ऐसा लगेगा बच्चे को नहीं आता, कंटेंट तो ज्यादा था, बच्चे ने एक पेज में लिख दिया। आंसर शीट में आप लोग भी भर के आते होंगे ना शीट्स, तो वो जो चीज है ना, वो असल में हरियाणा और पंजाब में चलती है। हरियाणा पंजाब में आपको पूरा पूरा शीट भर के आने की कोशिश करती है, दिल्ली में नहीं चलती। दिल्ली में आपने टू द पॉइंट आंसर लिखना है, बिल्कुल सही आंसर लिखना है, वहां पे वो चल जाती है, वहां पे आपको वो उसके नंबर देने कंटेंट के, क्योंकि वो नहीं देख रहे कि आपने एक पे 6 भरा है या एक पे 7 भरी है या कितनी भरी है। पर हाँ, मेजर 75 तक ही है। पर अगर बेलमेंट प्लेज आ गया, एजेंसी आ गया, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई तुमने मेजरली तो जैसे ही लेना था, ये कैसे आ गया। पर ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए 75, तो वो भी इम्पोर्टेंट, ठीक है। 20-25% रहता है रेशो, लेकिन भैया ये है कि 25 का भी रिस्क क्यों लेना, एक नंबर से रह गए तो एक नंबर बड़ा चुभता है। फिर क्या ऐसा होता है कि एक नंबर से, लेकिन असल में एक नंबर से रह गए पर आप रह गए हो, लिस्ट में नहीं हो, चाहे एक नंबर से आप लिस्ट में आए हो, लिस्ट में आ गए, क्योंकि यहाँ पर आपको ये नहीं है कि आपको कोई बेटर कैडर या आपको पोस्ट मिलेगी, सब जज है, सबके सब जज है, 250 पोस्टें निकली तो 250 के 250 बंदे जज है, ये नहीं है कि एक जज और एक असिस्टेंट जज। यूपीएससी में होता है ना, एक आईएएस फिर आईआरएस फिर आईएफएस फिर और नीचे और नीचे और नीचे, यहाँ सब जज बनेंगे। या बस एक या आधे नंबर से भी आप एंट्री कर लो, जस्ट एंट्री करानी है, हमें बेस्ट नहीं करना है, हमें लेकिन लिस्ट में जाना जरूर, हमें फर्स्ट रैंक नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरा थॉट प्रोसेस है, फर्स्ट रैंक नहीं चाहिए, क्योंकि फर्स्ट रैंक लाने से कोई फायदा नहीं है, मेरे को बस उस लिस्ट में घुसना है। वो लिस्ट में घुसना क्या है कि फिर उसके लिए फुल तैयारी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन, पैटर्न वगैरह से किसी को भी अपने अपने स्टेट्स का जरूर समझना कि सबका अलग अलग है सिलेबस वगैरह। एक हम बना सकते हैं कि भाई एक ये स्टेट है, मिक्स क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग। मोस्टली 10 सब्जेक्ट्स हैं जो हर जगह आएंगे, कौन कौन से हैं, ये जो क्रिमिनल लॉज हो गए तीनों, सीपीसी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, ठीक है, पार्टनरशिप, एसआरए लिमिटेशन, हिंदू एंड मुस्लिम, ये हर जगह आएंगे, ये थॉरो होना चाहिए। उसके बाद कहीं थोड़ा ऐड है, कहीं थोड़ा एडिशन, कहीं सब्ट्रैक्शन, वो चलता रहेगा, एक दो ऊपर नीचे, लेकिन एक ही सब्जेक्ट एक ही स्टेट को कभी आप एम नहीं करोगे, मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट करती। हर एक स्टेट का पेपर बनना है, हर एक स्टेट का, हर एक स्टेट के लिए तैयारी करनी है, चाहे आप अपने स्टेट की तैयारी करके सिर्फ दूसरे स्टेट के पेपर देने जाओगे, लेकिन पेपर जरूर देना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। किस दिन जज बन जाओगे पता भी नहीं चलेगा, लेकिन अगर 4 साल अपने स्टेट के लिए वेट करोगे, ये हर साल पेपर नहीं निकलता है, 2 साल में निकल रहा है, 3 साल में निकल रहा है। अब आपका जैसे बहुत साल, मेरे पास 2 साल पहले आया था पेपर, है ना, 2 साल पहले आया था। पंजाब का अब आने के चांसेस है, वो 2 साल पहले आया था। हरियाणा का 2026 में आएगा, ठीक है, तो अभी टाइम है, लेकिन तब तक अपनी 1 साल लगा लोगे, आराम से तैयारी करो, और उसके बीच जो भी फॉर्म आएगा जरूर जरूर भरना है, कभी तैयारी नहीं छोड़नी, क्योंकि ना रट्टाफिकेशन है, रट्टा है, छोड़ दिया रट्टा, भूल गए सब। 2 दिन भी आप सेक्शन ना देखो, आज आप अपने पेपर करके आए हो और आपने अगर थोड़े दिन भी सेक्शन रिवाइज नहीं करे ना, आप वो सारे सेक्शन भूल जाओगे, तो कौन से सेक्शन में क्या था, फिर हफ्ता फिर से लगाना है। वो हफ्ता लगाना ही क्यों है प्रिपरेशन में? प्रिपरेशन जब आप करते हो, अभी आप लोग जैसे करोगे ना, तो आपको ना एक इंडेक्स जैसे होता है ना, इंडेक्स में रट्टा लगाना शुरू कर देना, फर्स्ट पे क्या है, सेकंड पे क्या है, थर्ड पे क्या है, फोर्थ पे क्या है, रट्टा लगाते जाओ, रीड करते जाओ,
रीड कर रहे हो, कुछ तो वैसे ही याद हो जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है, कुछ धीरे धीरे याद हो जाएंगे। बकवास याद करने की जरूरत नहीं, कुछ तो बेकार होते हैं सेक्शंस, पता चल जाता है कि ये बकवास है, यूजलेस है, उनको रीड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मार्क कर लीजिए। ये रीड करने हैं, रीड इन द सेंस इंडेक्स से अंदर से नहीं। 10-15 क्वेश्चंस कौन से सेक्शन में है, ये क्वेश्चन आते हैं। 10-15 क्वेश्चंस सीधा। यूपी का पेपर आया था, उसमें मेरे ख्याल से 150 क्वेश्चंस में से 80 क्वेश्चंस ये थे कि कौन से सेक्शन में है। कंट्रोवर्सी नहीं होती ना, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया। नहीं तो क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी वो घुमा के पूछ लेते हैं ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोई बच्चा कहता है इसका आंसर ये है, कोई बच्चा कहता है इसका आंसर ये, रिट डल जाती है, पेपर डिले हो जाता है। अब सीधा सीधा वो ये पूछेंगे कि कौन सा किस सेक्शन में, कोई डाउट ही नहीं है, हाँ जी इस सेक्शन में बात खत्म हो जाती है। तो सोचो 15-20 नंबर। कुछ बच्चे आते हैं कि हमने से तो सेक्शन नहीं याद होते, तो फिर सेक्शन याद नहीं होते तो नहीं बनेगी, सेक्शन याद करने ही पड़ेंगे। मस्त है, तो रट्टा पड़ा है बहुत ज्यादा। तो अब ये है कि आप 2 महीने में तैयारी छोड़ दोगे, जैसे भाई की शादी है, बहन की शादी है, हमने जी रट्टा नहीं लगाया, तो ये रट्टा तो वो जो है ना, 7 सुबह का अपना रूटीन बनाओ कि वो 1-1.5 घंटा रट्टा लगाना है। अपना आज ये मेरा ट्रिक करा, अगले दिन वो मेरा ट्रिक करा, थर्ड दिन वो मेरा ट्रिक क्या इंडेक्स। ये आपको मान लो मैं पूछूं कि अगले दिन मेरी कॉन्ट्रैक्ट में आपका डिस्चार्ज कहाँ से शुरू होता है, आपको पता होना चाहिए। इम्पॉसिबिलिटी कहाँ से है, वहां पे पता होना चाहिए। माइनर का कौन सा है, वहां पे पता होना चाहिए। फ्री कंसेप्ट कहाँ पे पता होना चाहिए। हमें नंबर छोड़ने ही नहीं है। अब ये है रट्टा तो है रट्टा, आप लोगों ने चूज किया ये रट्टा, ठीक है, रट्टे वाला पार्ट। क्योंकि हम जुडिशरी की बात करें, यहाँ पे आपके 10 लॉ जो आने वही आने, जीके नहीं आएगी। जीके ज्यादा से ज्यादा किसी स्टेट्स में है, हरियाणा पंजाब में वो पूछ लेते हैं आजकल, थोड़ी सी करने लगे हैं 10-15 नंबर की। पिछली बार काफी जीके आई है हरियाणा के पेपर में, तो 15 क्वेश्चंस थे जीके, ठीक है। तो जीके जिसकी सही थी वो निकल गया, जिसकी जीके बेकार थी वो रह गया, ठीक है। और टफ जीके आई थी, टफ जीके, लेकिन ऐसी भी नहीं थी कि जो आपको पता नहीं होनी चाहिए, और वैसे टफ। तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ये सेक्शंस वाले 25-30 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है। सेक्शन ना याद करो फिर क्या करोगे, थ्योरी पे सीधा मेंस में देना, फिर मेंस देना तो हमें एडीजे की तैयारी करनी पड़ेगी। कहीं कई जगह पे एडीजे में सीधा मेंस होता है, जैसे छत्तीसगढ़ में सीधा मेंस पूछ लेते हैं, लेकिन अगर हम सिविल जज की बात करना है तो प्रीलिम्स देने पड़ेगी। हाँ ये रट्टा है, तो रट्टा मारना है, बिल्कुल क्लियर बात है, समझ रहे हैं। तो रट्टा भी जरूरी है, वो प्रीलिम्स करना है, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा तो मेंस नहीं है, मस्ट है, और उतने तक ही इम्पोर्टेंट है। अब और कुछ लैंग्वेज में भी ऐसे आता है, कैसे? फॉर एग्जांपल पंजाबी में उसमें भी ऐसे होगा, ऐसे आता है। हाँ जी। तो मैंने देखा था मेरा भाई ट्रांसलेशन तो है ही यार, पूरा आपका कांसेप्ट है वो। मेरे ख्याल हिंदी में तो उनके 30 मार्क्स का आता है, सॉरी पंजाबी में। तो मुझे एग्जैक्टली पंजाबी का मैंने पेपर देखा नहीं है। हरियाणा का अगर मैं बताऊं जो इसका लैंग्वेज में आता है ना, तो उसमें तो 100 मार्क्स है इन इंग्लिश, ठीक है, 30 मार्क्स का हिंदी का ऐसे आता है, ठीक है। और यही सेम पैटर्न वहां होना चाहिए, पर वहां पर लैंग्वेज के ना मार्क्स कम है। जैसे यहाँ पर मेरे ख्याल से हरियाणा में 200 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर है, शायद वहां पर 100 मार्क्स का है इंग्लिश का ही पेपर, और हिंदी का भी 100 का है। ये मैं एक बार दोबारा क्लियर कर दूंगी, लेकिन ऐसे आता है, ऐसे लिखना है, ठीक है। ट्रांसलेशंस भी जो होती हैं वो तभी आपको आ सकती है अगर आपको पता है लैंग्वेज। मुहावरे आते हैं, ठीक है, मुहावरे आते हैं, बड़े कठिन मुहावरे आते हैं, मतलब बहुत ही मुश्किल इडियम्स वगैरह, मतलब ऐसे प्रिपरेशन करनी होती है। मेरी एक फ्रेंड थी, बिल्कुल वो प्योर पंजाबी बोलती है बिल्कुल अच्छे से, लेकिन वही होता है कि कॉन्फिडेंस में आगे कि पंजाबी क्या करने की जरूरत है, मेरे पास तो पंजाबी है, मेरी मदर टंग है पंजाबी। और मेरे एक फ्रेंड था, उसने ट्यूशन लगाई पंजाबी की, और उसने प्रैक्टिस करा डेली न्यूज़पेपर में से राइटिंग का प्रैक्टिस कर रहा है, उसके उससे 20 नंबर ज्यादा है पंजाबी, जबकि उसकी मदर टंग भी। और पंजाबी में मैं हिंदी में बोल रही हूँ, तो मैं जो हिंदी में बोल रही हूँ, अगर आपका पंजाबी बैकग्राउंड नहीं है तो आपको पता है कि वहाँ पे वर्ड्स बड़े अलग है। किसी भी बात को जो होता है ना वो बड़ा अलग वहाँ पे बोला जाता है। अगर मैं पंजाबी बोलूंगी, अगर मैं पंजाबी बोलूंगी ना, तो आपको बहुत कॉमेडी लगेगा, बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है। सीएससी जो लगाते हैं ना, वो बड़ा वो होता है, वो आपको पता होना चाहिए कहाँ लगना है, ठीक है। तो ये चीजें जो होती है ये है, तो ऐसे आता है। एक बार पेपर में दोबारा देख लूंगी, आपको आप लोग भी देख सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाते हैं ऑनलाइन,
ठीक है, लैंग्वेज के भी मिल जाते हैं, तो वहां पर ऐसे होना ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसे मैंने कहीं नहीं देखा जहाँ पे ऐसे नहीं होता। बाकी हाँ जी, और कोई? ठीक है, नेक्स्ट क्लास से प्रॉपर पढ़ाई है, ठीक है, स्टार्ट कर देंगे। बेयर एक्ट लेके आना है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर एक्ट जो है लेके आना है। अपना जो कॉलेज का है वही, कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं, कॉलेज का ही बेयर एक्ट, लेकिन बेयर एक्ट कैरी करोगे डीसी कॉन्ट्रैक्ट्स होगा। वो जो भी क्लासेस होंगी ये बता देंगे ना अभी आपको, तो थोड़ा आप लोगों को ब्रीफिंग अबाउट वो चल रहा है कि कैसे है, ओरिएंटेशन ही है। लेकिन अब जब मेरी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम प्रॉपर पढ़ेंगे, और उस दिन आपको बेयर एक्ट जरूर कैरी करेंगे। आप लिखो चाहे ना लिखो वो आपकी चॉइस है, लेकिन बेयर एक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो भी ऐसे स्टैट्यूट वाले एक्ट हैं, जूरिस्प्रूडेंस तो पढ़ी नहीं रहे, आपको बेयर एक्ट से लैंग्वेज समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि एलएलबी में इतना ज्यादा नहीं हम समझते। बेयर एक्ट तो ऐसा होता है लास्ट में खरीदे तो खरीदे, ठीक है, नहीं भी खरीदे चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको बेयर एक्ट जरूर खरीदना है। जिसने नहीं खरीदा वो खरीद लो, ठीक है, और जिसके पास है वो लेके आए, ठीक है। और कुछ? ठीक है, तो फिर इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं। कुछ थोड़ा बहुत ऐसे पंजाबी में ऐसे नहीं है। पंजाबी में ऐसे नहीं है। उनका पेपर कितने मार्क्स का आता है? मतलब जो भी लैंग्वेज का पेपर होगा आप लोग उस पर अपना अपना देख लेना, अपना अपना स्टेट का, ठीक है, लेकिन हिंदी यहाँ हरियाणा में मस्त जरूर आता है, ठीक है, आपका दिल्ली में भी जरूर आता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके इंग्लिश के पेपर में तो आता होगा, मैंने कभी पंजाब का कभी नहीं किया। पंजाबी में नहीं आता, पंजाबी 150 मार्क्स का है और इंग्लिश 100। लेकिन फिर ये पंजाब वाले इंग्लिश में तो आ रहा है ना ऐसे लिखना, ठीक है, लेकिन राइटिंग तो करनी ही पड़ेगी न्यूज़पेपर वगैरह से, राइटिंग जरूर इम्प्रोवाइज करनी है, मिस हो जाता है फिर। लैंग्वेज पेपर बहुत लाइटली लेते हैं, तैयारी नहीं करते हैं। इसके वो आते हैं वर्ड मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग्स तो ना जो क्लैट वो कैट वगैरह के पेपर वाले आते हैं ना, उनके कैट की तैयारी करते हैं, जैसे यहाँ पे भी देते होंगे, वो वर्ड मीनिंग्स रट्टा लगाना शुरू कर दो, वहाँ से वर्ड मीनिंग्स रट्टा लगाओ, बेसिकली आपका ए इस वर्ड का क्या मतलब है, इस वर्ड का क्या मतलब है, वर्ड मीनिंग आता है, सेंटेंस मीनिंग आते हैं, तो बाकी आपकी लैंग्वेज वाले बताएंगे आपको उसके बारे में, ठीक है, क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच। वेयर एज लेके आना है नेक्स्ट क्लास में।
You are currently the only person in this conference.